हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मेरा बेटा आज की क्लास में जो हमारे टॉपिक्स कवर होंगे वो मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली होता क्या और लेंजेस लॉ एंड फैराडेज लॉ, ये सारी टॉपिक्स आज हम करेंगे। उस पर अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस लेकर आए आप लोगों के लिए। तो चलो मेरे बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे एंड स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल आर3 फिजिक्स में। तो मेरा बेटा ध्यान से सुनना, अगर हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसकी वेटेज कितनी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो वेटेज है मेरा बेटा दैट विल बी द 3 मार्क्स टू 5 मार्क्स, ठीक है। और आज है ट्यूसडे, तो आज हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि इस वीक में ये चैप्टर वाइंड अप कर दें। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं और पहला ही क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स होती क्या चीज है। मेरा बच्चा फ्लक्स क्या है। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, जिंदगी में कभी भी आपको ये फ्लक्स वर्ड सुनाई दे तो मैंने आपको एक ही चीज बोला है कि फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी भी स्मॉल क्रॉस सेक्शन से, एक साथ ही लिख दिया मैंने, एरिया से किसी भी चीज का पास होना। एक एग्जाम्पल है मेरा बच्चा, अगर हम टैब ओपन करें तो पानी निकलता है उसके अंदर से, तो ये वाटर फ्लक्स हो गया। अगर मैं वहीं पर एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से सीटी बजाऊं, एक एयर फ्लक्स है। आपने वो पेन के ढक्कन में करी होगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लक्स, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। अभी एसी के वेंट में से भी एक छोटे से एरिया में से एयर आ रहा है, वो भी एयर फ्लक्स है। कितना फ्लक्स है वो। फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जैसे अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलरली इफेक्टिवली। देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग मतलब क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली और इफेक्टिवली। अब नॉर्मली एंड इफेक्टिवली का मतलब क्या है, ध्यान से समझते हैं। मेरा बेटा क्या हुआ, मेरे पास ये पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब मेरे पास ये पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हमने क्या इमेजिन किया कि एक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। हमने कहा थोड़ी सी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो, थोड़ी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो, तो कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, इसी का नाम फ्लक्स है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मेरा बच्चा, आप ध्यान से सुनिए चीजों को, अगर मैं कहता हूं यहां पर ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज बना देता हूं, ये पर्टिकुलर एरिया कह रहा हूं, सॉरी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक पर्टिकुलर पॉइंट है। इस मैग्नेटिक फील्ड में से मैंने एक एरिया इसे सेलेक्ट कर लिया, एक एरिया इसे सेलेक्ट कर लिया, एक एरिया इसे सेलेक्ट कर दिया। नो डाउट अगर इसका एरिया φ1 है, फ्लक्स φ1 है, इसका फ्लक्स φ2 है, इसका फ्लक्स φ3 है, तो आप φ3 वाले को देख रहे हो कि φ3 वालों में से ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो फ्लक्स अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रही है, बी पे डिपेंड कर रहा है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। जब ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो ऑब्वियसली फ्लक्स ज्यादा होगा, उस एरिया के अंदर पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, दैट मींस इसका फ्लक्स। अब सुनो यार, फाई कहीं ना कहीं एरिया डिपेंडेंट क्वांटिटी भी है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है फ्लक्स। ये सब है मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई एम नाम दे रहा हूं मैं इसका, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटू फ्लक्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन बी और ए, ये दोनों पे डिपेंड करता है। इसका कांस्टेंट 1 है, तो दिस इज अ बी ए। अभी तो हमने देखा फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, बट क्या बस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है? नहीं, आगे एक चीज देखते हैं, अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या हुआ, हमने ये एक एरिया लिया, इस एरिया में एरिया वेक्टर पहले भी पढ़ाया था। एरिया वेक्टर इज नथिंग एल्स, एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन करना। अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करें तो वो पर्टिकुलर एरिया की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एक एग्जांपल, सपोज ये मेरे पास फोन है, अगर मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दूं, तो अगर इस पर्टिकुलर एरिया पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दूं तो ये क्या दिखाएगा, एरिया की डायरेक्शन। आगे से ऐसे कर दूं तो ये एरिया की डायरेक्शन, मतलब एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन करना। दो चीजें हैं न्यूमेरिकल्स में, दो चीजें हैं। एक होता है वर्ड प्लेन
और एक वर्ड होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया। वो एरिया की डायरेक्शन दे रहा है कि किधर एरिया होगा, किधर की डायरेक्शन है, एरिया की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर एरिया की डायरेक्शन देता है। ये है एक प्लेन L इंटू बी, ये है एक प्लेन, ये प्लेन है मेरे बच्चे। और ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, एरिया वेक्टर। ये है प्लेन, ये है एरिया वेक्टर, ये है प्लेन, ये है एरिया वेक्टर। दोनों में फर्क है। प्लेन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फोन की, मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। एरिया वेक्टर मतलब मैं उस प्लेन की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो देखो मामला कैसा होगा। अभी देखना ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो, ऐसे थीटा एंगल बना, थीटा एंगल बना। ये कभी एरिया तो ऐसा रहा होगा, ये एरिया कभी ऐसा रहा होगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया ना। ये एरिया कभी कुछ ऐसा रहा होगा और ये ऐसा हो गया। ठीक है यार, तो सही समझो, ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया। थोड़ा फील लेते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनो मेरा बच्चा, एरिया की दो डायरेक्शन, ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा। एक बना ए साइन थीटा, एक बना ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे यार, अगर हमें फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स चाहिए, तो मेरे पास दो एरियाज हैं, समझना मेरी बात को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस साइड है, मेरे पास एरिया वेक्टर की दो डायरेक्शंस आ रही हैं, एक डायरेक्शन ये वाली और एक डायरेक्शन ये वाली। ये वाली जो डायरेक्शन है वो ए कॉस थीटा है, ये वाली डायरेक्शन आप देख लीजिए खुद, दो डायरेक्शन आ रही है, एक ए कॉस थीटा आ रही है और एक सबसे ज्यादा, मतलब हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, मतलब क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली, क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली। मैं जो बात बोलने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनना। ये प्लेन है, बोलो हाँ, ये प्लेन है, ये प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्या इस एरिया कह लो चाहे प्लेन कह लो, क्या इस एरिया को या प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली हिट कर रही है? आपने कहा हाँ, मैंने सुना नहीं, आपने कहा इस एरिया को ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली हिट कर रही है। अबे तभी तो मैक्सिमम पास हो पाएंगे, तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो पाएगा। बट तुसी ध्यान देना, इसे ऐसे पकड़ो पेन को, यस, पेन को इसे ऐसे पकड़ो। अब यार एरिया ऐसे हो गया, अब ये एरिया ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर चला गया ऐसे, है ना। अब इसके बने दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बना ऊपर का और एक कंपोनेंट बना नीचे का। एक कंपोनेंट बना ऊपर का, एक कंपोनेंट नीचे का। तो कौन सा वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा हिट करने देगा? ए कॉस थीटा, है ना। और वही तो एरिया के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वही तो नॉर्मली शो करेगा। तो फाई जो होगा दैट विल बी अ बी ए कॉस थीटा। तो ये कहीं ना कहीं एंगल पे भी डिपेंड करता है, ये कहीं ना कहीं एंगल पे भी डिपेंड करता है। फील नहीं आया तुमको? नहीं आया समझ में? ये कहीं ना कहीं एंगल डिपेंडेंट क्वांटिटी भी होती है, ये कहीं ना कहीं एंगल डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है मेरे बच्चे। अब ध्यान से सुनना, अगर हम एक काम करें कि सपोज कीजिए, मतलब हमारे बिहार में तो तीज होता है, आज तीज है, हैं? ठीक है, और तुम लोगों के उधर करवा चौथ होता है। तो क्या हुआ, सपोज करो मिलन की वाइफ मिलन को ऐसे देखेगी, हाँ करवा चौथ पे ऐसे देखेगी,
भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, ऐसा करिए। चलो इधर देखो, ध्यान से सुनो, अब सुनो तो सही मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है? ये पर्टिकुलर एरिया, अभी मुझे सब दिख रहे हैं, ठीक है? बताओ कौन कौन नहीं दिख रहे? मोहित नहीं दिख रहा, ये जान नहीं दिख रहा। अभी इसमें से पर्टिकुलर एरिया में से ऑलमोस्ट आप दिख रहे हैं। अब मैंने इस एरिया को ऐसे कर दिया, पूरू नहीं दिख रहा, अब थोड़ी देर बाद मिलन नहीं दिख रहा, इस एरिया में से कह रहा हूँ। अब एंजल नहीं दिख रही, वंशिका थोड़ी थोड़ी दिख रही है, अब कोई भी नहीं दिख रहा। भाई साहब, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आप सबके चेहरे हैं, इस सबसे मैक्सिमम कब है? जब ऐसे एरिया में है ना। अब भाई साहब पता चला एरिया हो गया इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई इधर, तो मामला गड़बड़ हो गया। तो अभी हम दिखाएंगे आपको, अभी हम आपको दिखाएंगे, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, बस अब ध्यान से सुनना है। क्या हुआ, मैंने बोला थीटा 0 डिग्री है। अब मोहित ये थीटा किसके बीच का एंगल है यार? ये थीटा किसके बीच का एंगल है? किसके बीच का एंगल है? किसके बीच का एंगल? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, वंशिका एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है या एरिया का एंगल है? एरिया वेक्टर का एंगल है या एरिया का एंगल है? किसका एंगल है? एरिया वेक्टर का एंगल है मेरे भाई। एरिया वेक्टर इज अनदर थिंग एंड एरिया इज अनदर थिंग। अभी सुनना, अगर थीटा 0 है तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है एरिया वेक्टर के। थोड़ा फील ले लो यार, मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है एरिया वेक्टर के अगर थीटा 0 है। आपको बस एक बात बतानी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या इस टाइम मेरी बात को समझना, क्या ये एरिया वेक्टर है? बोलो हाँ, जल्दी बोल दो हाँ, ये एरिया वेक्टर है। हाँ चलो, ये एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर, ब्लैक कलर का पेन, ये पेंसिल, एरिया मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात को सुन सोहेल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है। बोल थीटा कितना बना? थीटा 0 बना, थीटा 0 डिग्री बना यार। एरिया वेक्टर ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, थीटा कितना बना? पंचिका हाँ तो बोले, थीटा कितना बना? 0 बना, थीटा 0 बना। बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर एक बंदा ये बोले तो क्या गलत होगा? मेरे सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक बंदे ने बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया को नॉर्मली हिट करता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया को नॉर्मली हिट करता है तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या सही बोला उसने? सोहेल, अगर मैग्नेटिक फील्ड ने एरिया को परपेंडिकुलर हिट किया, हाँ किया, एरिया वेक्टर ब्लैक कलर का पेन है, मैग्नेटिक फील्ड ने एरिया को परपेंडिकुलर हिट किया, हाँ या ना? अबे जब इसको मैग्नेटिक फील्ड ने परपेंडिकुलर हिट किया तो इस टाइम इसका एंगल कितना था एरिया वेक्टर के साथ? था नहीं, 0 था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड हिट्स नॉर्मल टू द प्लेन, अगर नॉर्मल टू द प्लेन बोल रहा है, न्यूमेरिकल में नॉर्मल टू द प्लेन बोल रहा है, दैट मींस थीटा कितना है? नॉर्मल टू द प्लेन अलग है, नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, और उसके साथ एंगल कितना बन रहा है? कॉन्सेप्ट समझ पाए भाई साहब? हम जब बोर्ड की कॉपी चेकिंग करने जाते हैं ना, मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती करते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन थीटा 90 डिग्री, फ्लक्स गया तेल लेने, काम गड़बड़ हो जाता है। तेरे को नहीं आ रहा समझ में? क्या नाम है तेरा? कुलसुम। ध्यान से सुनो भाई साहब, अब अगर मैं ये बोलूं कि एरिया वेक्टर ये रहा, एरिया वेक्टर ये रहा, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द प्लेन, क्या पैरेलल टू द प्लेन है? पैरेलल टू द प्लेन, तो मैं कहूंगा ना थीटा 90 डिग्री बन गया। फीलिंग आ रही है सोहेल? चल मेरे भाई ध्यान से सुनो, तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया के साथ पैरेलल है,
बट प्लेन के साथ नॉर्मली एक्ट कर रहा है। बोलो, फीलिंग आई यहां तक? स्पष्ट नहीं आ रहा समझ में? सेकेंड पॉइंट कहता है अगर थीटा 0 डिग्री की जगह 90 डिग्री है, थीटा 90 का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर है, यानी एरिया हो गया ये, एरिया वेक्टर बन गया ये, मैग्नेटिक फील्ड बन गया ये, तो थीटा कितना बन गया भाई? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलली, प्लीज कॉपी में नोट कर लेना जब वीडियो देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल टू द प्लेन है, दैट मींस थीटा 90 डिग्री है। गलती मत कर देना, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, टीना देखो समझ तो आ नहीं रहा। तो मेरा बच्चा फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि cos 90, इसमें फ्लक्स क्या हो जाएगा? b इंटू ए। बोलो हाँ, पक्की बात, नो बकवास, नहीं आया समझ में? चलो, अब अगर हम बात करें आगे, दोस्त तेरा नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी देखो, लक्ष्मी ऐसा यूनिट क्या होता है लक्ष्मी? दिस इज कॉल्ड वेबर। फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है एंजल, क्या होता है? वेबर। मेरा बेटू फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, छोड़ दो, फाई को क्या बोलेगा? वेबर, बी को क्या बोलेगा? टेस्ला, इसको क्या बोलेगा? मीटर स्क्वायर, यानी 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ, 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर, बोलो हाँ। अगर आपसे 1 वेबर की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या बोलेंगे? यदि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होता है तो उसका जो फ्लक्स डेवलप्ड होता है वो फ्लक्स कितना होगा? 1 वेबर। मेरा बच्चा फाई इक्वल टू बी ए, इसको कहते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल, इसे कहते हैं गॉस, इसे कहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 1 मैक्सवेल किसके बराबर हो गया? 1 मैक्सवेल किसके बराबर हुआ? 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, 1 टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होता है। बोलो शुभांशी हाँ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में प्रिया 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बोलो हाँ। चौबे जी बोलो हाँ। भाई साहब 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कान बोलना। अब सुनो, क्वेश्चन आ गया, रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल। भाई साहब हमको पता है फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है। फाई को क्या कहते हैं? वेबर। इसको क्या कहते हैं? टेस्ला। इसको क्या कहते हैं? मेरा बच्चा मैंने कहा था ना कि टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस होता है। टीना तू फोन चला ले बेटा, ये ना यहां से रिफ्लेक्शन आता है। 10 की पावर, फोन एक दिन जिंदगी बर्बाद कर देगा, सच बता रहे हैं। जिसको टेक्स्ट करेंगे ना वो भी नहीं मिलेगा। गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है? गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है? दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल। तो मेरा बच्चा 1 वेबर किसके बराबर हो गया? 10 की पावर 8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा तो नहीं पढ़ना है। एंजल, अरे बाबा क्वेश्चन आ गया रे, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया। अब मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है क्या? है मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.5 टेस्ला। अरे 2.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? 2.5 टेस्ला। हमको फ्लक्स निकालना होगा, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है? 2.5 टेस्ला। सुनो, वाओ बोलो, वाओ। क्यों वाओ? पासेस परपेंडिकुलर टू द डिस्क। अबे परपेंडिकुलर टू डिस्क यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर। बोले तो 0.02 मीटर। बोलो हाँ। क्या रेडियस दे दिया? अरे डिस्क कुछ ऐसा होता है,
इसको परपेंडिकुलर हिट कर रहा है वंश का एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था क्योंकि वंशिका जैसे कितने ही स्टूडेंट्स मिलते हैं, उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर हिट किया। देखो डिस्क को परपेंडिकुलर हिट किया तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना बना? अभी चिल्ला चिल्ला के बोले यार हम। सोहेल बोलो हाँ, तो भाई थीटा कितना हुआ? सोहेल वंशिका को समझाओ यार, तो अभी अभी पढ़ाया वो भूल गए। देखो यार दुख होता है मेरे को, रोने लगूंगा मैं, रोने लगूंगा। फाई इक्वल टू वॉट? बी ए कॉस थीटा। बेटा यार सुनो, 2.5 0.02, अरे सुनो एरिया पाई आर स्क्वायर लोगे ना? पूरी बाबा, पाई आर स्क्वायर कर दिया, पूरा सॉल्व कर लिया। 2.5 इंटू 3.14 इंटू 0.02 का स्क्वायर कितना है बताओ? 3.14 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। अगर भाई साहब ऑनलाइन वालों मेरी कैलकुलेशन में मत जाना, ये कैलकुलेशन इस लड़की ने करके बताया और ये गलती वलती होगी तो मेरे को, क्योंकि भाई साहब कोई ना चेक वेक कर लेना फोन ऑन से, ठीक है। 3.14 इंटू 10 की पावर -3 वेबर आया इसके अकॉर्डिंग। अ कॉइल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 की पावर -2। मिलन इधर देख ले, ठीक है खान, पता है ये गलत बात है, पता है एक बहुत मेहनत करके एक वीडियो शूट होती है और मेरे को लगता है मौसम तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर मैं कहता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर होगा और n नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है? 100 टर्न्स। प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B इक्वल टू 1 टेस्ला। देखो यहां पे एक चीज बता रहा हूं, विद इट एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। वो एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्सिस के साथ। अगर प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अगर क्वेश्चन में आता प्लेन मेक एन एंगल 60 डिग्री, प्लेन मेक एन एंगल 60 डिग्री, प्लेन के साथ अगर एंगल बनाता मैग्नेटिक फील्ड, तब हमें 90 माइनस करना पड़ेगा। याद रखना इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्लेन मेक एन एंगल 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, अगर प्लेन बना रहे हो, क्योंकि हमें तो एंगल किसके साथ चाहिए होता है? एरिया वेक्टर के साथ। तो यहां तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है, थीटा कितना दे दिया है? 60 डिग्री। तो इसका क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, बी ए कॉस 60 डिग्री। बी कितना है? अच्छा एन भी लगाना होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एन कितना दिया हुआ है? 100, मैग्नेटिक फील्ड 1, एरिया ऑलरेडी 10 की पावर -2 दिया हुआ है और ये 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर आ गया 0.5 वेबर, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अच्छा लगता है मुझे, थोड़ा सा बता ही देता हूं। व्हेन कॉइल इज रोटेटेड बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट्स एज शोन, नहीं दिया हुआ, ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द कॉइल, हाउ ऑफ्टन विल द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल बी मैक्सिमम और मिनिमम। मैं आपको कंडीशन बताता हूं। When a coil is rotated between the pole pieces of the magnet, देखिएगा, मान लेते हैं, मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। ये पोल पीसेस हैं, इधर नॉर्थ मान लेते हैं और ये साउथ मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब यहां पर क्या होता है पता है? यहां पर एक कॉइल रोटेट होती है, एक कॉइल रोटेट होती है ऐसे। मैं मान लेता हूं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रख, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये कॉइल रोटेट हो रही है। किस टाइम फ्लक्स मैक्सिमम होगा? इस टाइम फ्लक्स मैक्सिमम होगा। खान, फ्लक्स मैक्सिमम होगा? माही, यस होगा। अब धीरे धीरे कम होगा, अब क्या हो जाएगा? 0, मैक्सिमम 0, हाफ रोटेशन ही तो हुआ है अभी। फिर क्या होगा? मैक्सिमम, फिर क्या होगा? यानी 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम। 2 बार मैक्सिमम 2 बार मिनिमम दिया हुआ है क्या? सेकेंड वाला, मैक्सिमम एंड मिनिमम ट्वाइस ईच, 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम। ये क्वेश्चन खुद करना, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर का नाम ही यही है, ईएमआई है, पहले क्यों नहीं बताया? अब समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी का डेवलप हो जाना।
सर कैसे होता है? ये बताया फैराडेज और लेंज ने, दोनों ने मिलकर। फैराडेज ने भी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया, लेंज ने उसे करेक्ट किया। तो अब यहां पर क्या देखा हमने देखा कि फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, हु इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ? इज द बाप ऑफ द करंट। करंट का बाप है यार। ईएमएफ जब डेवलप्ड होगा तभी तो करंट पैदा होगा। बोलो मिलन हाँ। अबे ऐसे तभी तो होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज व्हाट? इट द फादर ऑफ द करंट। ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज्ड सर्किट कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जब एक क्लोज सर्किट का फ्लक्स में बदलाव आएगा, फ्लक्स में बदलाव आने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसी को हम लोग बट ये पता क्या फील होगा? जब मैं फैराडेज पढ़ा दूंगा तब आपको फिनोमिना ज्यादा समझ में आएगा। इस फिनोमिना को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए फैराडेज के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो आइए मेरे बच्चे फैराडेज के एक्सपेरिमेंट को समझाता हूं। फैराडेज के एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा? पहला देखिएगा, फैराडेज ने कहा कि जब मैं यहां पे उसने एक कॉइल बनाया, कॉइल को कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ। एक कॉइल लिया, कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर में। आज सर मुझको डायग्राम टफ लग रहा है, कुछ इजी सा बनाओ ना। ये लो ऐसे करके कॉइल बना लेना और यहां गैल्वेनोमीटर लगा देना, ठीक है? ये कॉइल बना दिया और ये कौन है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। यो है हमारा नॉर्थ पोल और यो है साउथ पोल। इजी डायग्राम। अब मैं क्या हुआ, इसको ऐसे लेके गया आगे। जब मैं इसको आगे लेकर गया तो मैंने देखा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होने लगी। पता है, जब वो मैग्नेट को पास लेके गया तो मैग्नेट को पास लेके जाने के बाद गैल्वेनोमीटर की सुई हिलने लगी। गैल्वेनोमीटर की सुई का डिफ्लेक्शन इधर हुआ, यानी गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ। यार फैराडेज ने सोचा कि मैंने जब मैग्नेट को मूव कराया, मैग्नेट को फॉरवर्ड लेकर गया, तो मैग्नेट को फॉरवर्ड ले जाने की वजह से गैल्वेनोमीटर की सुई हिल गई। गैल्वेनोमीटर की सुई हिलने का मतलब है कि भाई साहब करंट पैदा हुआ है। करंट पैदा हुआ, कॉइल के अंदर करंट पैदा हुआ, क्योंकि उसने मैग्नेट को कॉइल के पास लेके गया। रीजन बात की बात है, जब वो कॉइल को वापस लेके जा रहा था तो भी गैल्वेनोमीटर की सुई दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हुई। उसने कहा गैल्वेनोमीटर की सुई हिली, मुबारक हो, करंट पैदा हुआ। यार उसने क्या किया, सुई को रोक दिया, मतलब उसने क्या किया यहां पे, इस बार इस मोशन को रोक दिया। जब मोशन रोक दिया, मैग्नेट को रोक दिया, तो मैग्नेट को रोकने के बाद देखा कि गैल्वेनोमीटर की सुई हिली नहीं। मुबारक हो, गैल्वेनोमीटर की सुई नहीं हिली, करंट पैदा नहीं हुआ। यानी कुल मिलाकर कहानी कुछ इस प्रकार से है कि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, करंट पैदा हुआ। तो अब वो सोचने लगा कि करंट की मूवमेंट की वजह से मैग्नेट करंट क्यों पैदा हुआ। उसने कहा कि जब, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? उसने सोचा यार करंट क्यों पैदा हुआ, ऐसा क्या हुआ मैग्नेट की मूवमेंट से, ऐसा क्या हुआ कि करंट पैदा हुआ। उसने कहा कि जब मैग्नेट इधर आया, कॉइल की तरफ आया, मैग्नेट कॉइल की तरफ आया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल में से इंक्रीज होने लगी, बढ़ गई। फील होना यार, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मैग्नेट इधर आएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर बढ़ जाएगी। जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने की वजह से फ्लक्स इसके अंदर का इंक्रीज हो गया और फ्लक्स इंक्रीज हो गया और फ्लक्स इंक्रीज होने से करंट इंड्यूस हुआ, यानी फ्लक्स बदला। पहले कुछ और था, फिर कुछ और हुआ। जब कॉइल को लेकर वापस जा रहा था तो इस बार फ्लक्स कम हो गया और फ्लक्स कम होने की वजह से भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यानी करंट पैदा हुआ। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी, फ्लक्स के बदलने से, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। बस याद क्या रखोगे, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस। दिस इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज ने बस ये बताया कि चेंज ऑफ फ्लक्स जब तक होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये है हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ को उसने एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसको समझ नहीं आया ये निशांत को, क्यों नहीं आएगा? अब तुझे पता क्यों नहीं आएगा, होप से यहां तक क्लियर है। बट जब उसने कांस्टेंट कर दिया, मूवमेंट रोक दी, तो फ्लक्स में बदलाव नहीं हुआ। और जब फ्लक्स में बदलाव नहीं हुआ तो फ्लक्स नहीं बदला तो करंट पैदा नहीं हुआ। तो उसने अपनी थ्योरी में कहा जब तक फ्लक्स बदलता रहेगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। होप सो क्लियर है। अब फैराडेज ने अपने लॉज दिए इसी बात पर, और अपने लॉज में क्या बोला उसने, देखो उसने अपने लॉ में बोला whenever the magnetic flux linked with a closed circuit change an EMF induced in it which lasts only so long on the change in the flux is taking place, this phenomena is called electromagnetic induction। जब तक उसके अंदर बदलाव होता रहेगा फ्लक्स का तब तक EMF इंड्यूस होता रहेगा।
दिस इज कॉल्ड फैराडेज फर्स्ट लॉ। और उसने एक्सप्रेशन दिया फैराडेज ने, E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, E इक्वल टू डी फाइव बाई डी। लक्ष्मी तुमको पता है ये फैराडेज का लॉ गलत था। उड़ी बाबा सर इतनी देर तक क्यों पढ़ रहे थे? फैराडेज का लॉ सीरियसली गलत था। इसको करेक्ट किया लेंजेज ने। लेंजेज लॉ पढ़ाने से पहले सुन लो यार, लेंजेज लॉ समझाने से पहले मैं आपको ना एक लॉ पढ़ाऊंगा। दिस इज कॉल्ड बीवी लॉ। हैं ये क्या है? तो अब आपको लेंजेज लॉ बड़े फील के साथ समझ में आएगा। दिस इज कॉल्ड बीवी लॉ। ये मेड बाय राकेश पांडे, मेड बाय राकेश पांडे। अभी तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं बनाया है। अब देखिएगा, है मोहित देख लो, ये कॉइल है और ये मैग्नेट है। ये कौन है? मैग्नेट है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये साउथ है, ये मैग्नेट है, साउथ है। अब सुनो, ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यार पता है मोहित, मैंने इसका नाम हस्बैंड रख दिया बार मैग्नेट को। इसका नाम मैंने कॉइल को क्या बोला मैंने? वाइफ। ये कॉइल है, इसका क्या नाम रखा मैंने? वाइफ। ये हस्बैंड साहब है हमारे। अब सुनना ध्यान से, क्या हुआ? हस्बैंड ने बोला वाइफ से, हस्बैंड ने बोला वाइफ से, पता क्या बोला? हस्बैंड टू वाइफ, हस्बैंड डार्लिंग मे आई कम इन। भाई साहब वाइफ, ओ नो बेबी। सुनो क्या हुआ? अब हस्बैंड टू वाइफ, अब वो कह रहा है, अब भाई नाराज हो गया वो, अब वो जाने लगा। जब जाने लगा तो हस्बैंड ने पूछा, हस्बैंड ने बोला ओके डार्लिंग नाउ आई एम गोइंग। वाइफ कहती है ओ नो प्लीज डोंट गो। भाई साहब तो अभी ध्यान से सुनना क्या हुआ, ध्यान से सुनना। भाई साहब अब ये हस्बैंड सोचता है आता हूं आने नहीं देती, जाता हूं जीता हूं जीने नहीं देती। दिस इज द मोरल ऑफ स्टोरी, बीवी लॉ। अब यहां ध्यान से समझना यार, अगर हस्बैंड आ रहा है, टेक्निकल टर्म्स में समझते हैं, टेक्निकल टर्म्स में समझते हैं। इधर देखो, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। चलो अब सुनो, अब क्या हुआ यहां पर? अगर हस्बैंड आ रहा है तो आने क्यों नहीं देगा कोई? टेक्निकल टर्म्स में अरे नॉर्थ पोलैरिटी है तो यहां क्या बनेगा? नॉर्थ, यानी रिपल्शन हो रहा है ना। अरे रिपल्शन हो रहा है ना। अब जैसे ही वो नाराज होकर वापस आ रहा होता है तो सुनना, अब देखना ध्यान से, ये नॉर्थ वापस आ रहा है तो यहां पे अट्रैक्शन होने लगेगा। अब यहां प्लीज इस लाइन को ध्यान से समझ लेना, प्लीज ध्यान से समझना है, प्लीज ध्यान से समझना। हस्बैंड बोले या बार मैग्नेट बोले कॉइल के सामने जाके, मैं नॉर्थ पोल हूं और कॉइल के फॉरवर्ड आ रहा है, तो कॉइल क्या बोलेगा? ए मता मैं नॉर्थ हूं। कॉइल के पास अगर बार मैग्नेट आ रहा है तो कॉइल ने क्या बोला? मता, क्योंकि मैं। अब वो नॉर्थ जाने लगा तो कॉइल क्या बोलने लगा? मत जा, मैं साउथ हूं। अरे वही कॉइल बोल रहा है कि आ रहा हूं, बार मैग्नेट आ रहा है तो क्या बन जाता है वो? अगर नॉर्थ पोलैरिटी आ रही तो क्या बन रहा है? और नॉर्थ जा रहा है तो क्या बन जा रहा है? नॉर्थ आ रहा है तो रिपेल कर रहा है, जा रहा है तो यानी वो हर चीज को अपोज कर रहा है। तो लेंज लॉ का कहना था, टेक्निकल टर्म्स में लेंज लॉ का कहना था, दिस लॉ स्टेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो भी सर्किट में बदलाव होता है, इज सच दैट इट अपोज, लाइन याद रखना, बीवी लॉ, विच अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। जो भी सर्किट में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी बदलाव हो रहे हैं, उसको क्या करेगा? अपोज। इट अपोज द चेंज इन द फ्लक्स। और उसने कहा, इससे क्या फायदा हुआ? उसने कहा कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दिस इज अ माइनस का डी फाइव बाई डी टी, इक्वल टू माइनस का डी फाइव बाई डी टी, यानी सर्किट में अपोज होगा, बदलाव को वो रोकेगा। देखिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब है कि मोशन की वजह से डेवलप्ड होने वाला ईएमएफ। अभी तक की कहानी में हमने ये पढ़ा कि जब तक फ्लक्स में बदलाव होगा तब तक ईएमएफ चेंज होगा, जब तक फ्लक्स में बदलाव होगा तब तक ईएमएफ चेंज होगा। फ्लक्स को बदलना जरूरी है, फ्लक्स को डिस्टर्ब करना जरूरी है। अब एक बात बताइए जरा, एक छोटी सी, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है और एक रॉड हम इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, क्या फ्लक्स डिस्टर्ब होगा? नहीं होगा। बट एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में और कोई रॉड हम इधर लेकर आ रहे हैं, क्या फ्लक्स डिस्टर्ब होगा? यस, डिस्टर्ब होगा। तो कुछ इसी तरीके से आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा
जब इस डायग्राम को आप देख रहे हो तो ये जो आप देख पा रहे हैं अभी यहां पे इस जगह पे ये जो रॉड है ये यू शेप रॉड है, एक पूरा स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर पता है कैसे? फिक्स्ड स्ट्रक्चर है ये वाला, जहां पे मैंने शैडो बनाया हुआ है। ये मेरे बच्चे फिक्स्ड है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर, ये फिक्स्ड है। बट जो आप ये रॉड देख रहे हो ना, ये पीक्यू रॉड, ये पीक्यू रॉड, इसकी लेंथ जो है वो एल है, ये लेंथ एल है। अब ये पीक्यू रॉड की जो लेंथ है वो एल है, और ये मूवेबल रॉड है, ये मूव करती है। अब रॉड मूव करेगी, अब रॉड मूव करिए। रॉड कैसे मूव करिए, ध्यान से सुनना। ये देखो, अभी रॉड इस जगह पर है। अब जब इस जगह पर है तो मैं देख रहा हूं यार 4 4 8 4 12 4 16 4 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है। 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है। कुछ ऐसा क्या है कि अगर सपोज कीजिए ये यू शेप स्ट्रक्चर है, और ये यू शेप स्ट्रक्चर और ये पेन ऐसा है, और यहां पे क्या होता है, ये ऐसे करके रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है। अभी यहां पर 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। अब ऐसे ऐसे क्या हुआ, क्लोज एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती चली जाएंगी तो क्या फ्लक्स कम हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैक्स टू मिनिमम की तरफ जाएगा, तो फ्लक्स में बदलाव होगा। और अगर फ्लक्स में बदलाव हुआ तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? अरे हाँ बोल दो, फ्लक्स में बदलाव होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स में बदलाव होने की वजह से ईएमएफ में चेंज आता है, हाँ या ना? तो इस केस की बात करें अगर हम लोग, तो हमने कहा यहां पे हम मोशनल ईएमएफ निकालेंगे। अब हमने मोशनल ईएमएफ कैसे निकाला? हमने कहा फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड कॉइल। हमने कहा फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड कॉइल। यार फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा, am I right? अगर ये पर्टिकुलर एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर किधर है? अगर ये पर्टिकुलर एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर किधर है? अरे बता दो हाथ से। इस साइड, इस साइड। ये पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। एरिया वेक्टर क्या होता है? तुम्हारी तरफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया होता है। यानी इसका एरिया हम चाहे इस साइड माने चाहे हम इस साइड माने, ओपन एरिया है। किस साइड? ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। अगर मैंने ये पर्टिकुलर एरिया कंसीडर किया तो इसका एरिया या तो इधर साइड है या उस साइड है। एरिया वेक्टर ही तो है ऐसे, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट की साइड। कहां से आते हैं ऐसे लोग? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड है, इनवर्ड की डायरेक्शन है। ये मन कर रहा है कैमरा तेरी तरफ कर दूं, दिखा दूं ऐसे भी इंसान है कि इतना पढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। ये क्रॉस का साइन इनवर्ड, आउटवर्ड का साइन क्या होता है? डॉट। आउटवर्ड होगा तो तेरी तरफ आएगी, इनवर्ड है तो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है। यार मैंने कहा एरिया की डायरेक्शन किस साइड है भाई? बोर्ड की तरफ ले लूं? बोलो ना। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ले लूं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? थीटा कितना हो जाएगा? थीटा 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 हो गया तो फाई की वैल्यू B इंटू ए हो गया। फाई की वैल्यू B इंटू ए हो गया, फ्लक्स B इंटू ए हो गया। ये एरिया कौन सा है? ये एरिया कौन सा है? ए कौन सा है? एरिया क्रॉस किसका? SRQP। यही तो क्लोज एरिया है, यही तो क्लोज एरिया। बोलो हाँ। SRQP ये क्लोज एरिया है। तो क्लोज एरिया रेक्टेंगल दिख रहा है यार। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं है, और ऑलरेडी यहां दिया भी है, इसकी वैल्यू x और इसकी वैल्यू l। अब इस साइड की लेंथ जो है वो कितनी है? x, और इसकी पूरी क्या लेंथ है? तो भाई साहब एरिया का फॉर्मूला होता है l इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो दिख रहा है अभी आपको, SRQP, l इंटू बी यानी l इंटू एक्स। तो भाई साहब फ्लक्स क्या हो जाएगा? BLX। ये सुनो, तो बच्चा पार्टी फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? BLX। फ्लक्स हमारे पास BLX आ गया, हाँ या ना? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। फ्लक्स BLX आ गया। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। लेंस आप क्या कहते थे?
ई इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, यही तो कहते थे, यही तो कहा उन्होंने। उन्होंने कहा ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी हो रहा है। डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू क्या है, बी एल एक्स, बी एल एक्स आ गई किसकी, यहां पे बी एल एक्स आ गया। अब मुझे ये बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड एंजल कांस्टेंट है? इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। बता सोहेल, बदल रही है, कैसे बदल रही है? कदे साइड हो जाना भाई। अबे पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में वो है ना, चेंज हो रहा है भाई साहब। पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एक सिस्टम बनाया हुआ है उसका मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द पर्टिकुलर एरिया, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है जिस चैम्बर में हमने रखा हुआ है, तो बी कांस्टेंट है। सोहेल, लेंथ ऑफ रॉड कांस्टेंट है। अबे जब लेंथ आगे बढ़ेगी तो रॉड की लेंथ कांस्टेंट रहेगी, लेंथ की रॉड कांस्टेंट रहेगी, रॉड की लेंथ कांस्टेंट रहेगी। हाँ कांस्टेंट रहेगी भाई, वो थोड़ी बदल जाएगी। बदलेगा क्या, डी एक्स बाई डी टी, एक्स बदलेगा, एक्स बदल जाएगा। कुलसन भाई पक्का, एक्स बदल गया। अब जब एक्स बदल गया तो ध्यान से सुनो क्या हुआ। मुझे एक बात सुनिए, नोट। अब ये डी एक्स बाई डी टी, क्या एक्स की वैल्यू घटती जाएगी जब ये रॉड आगे आएगी, और ऐसे जाएगी तो क्या डीएक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी? जब ये dx की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इस तरफ dx बाई dt को पता क्या कहते हैं, वेलोसिटी। और यहां dx बाई dt डिक्रीजिंग ऑर्डर में, x की वैल्यू घट रही है तो उसको हम लोग माइनस का v लिखेंगे। अरे डिक्रीज हो रहा है ना, डायरेक्शन दे रहा हूं ओनली। अगर मैं उस साइड रॉड को लेके जाता तो प्लस होता, अगर मैं रॉड को उस साइड ले जाता तो प्लस होता। बोलो हाँ या ना। तो भाई साहब ईएमएफ की वैल्यू क्या है पता है? ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? माइनस बी एल माइनस का वी, यानी ईएमएफ बी एल वी। यानी रॉड जितनी तेजी से घूमेगा उतना ही ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा, हाँ या ना। जितनी तेजी से रॉड घूमेगा उतना ही ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा, ईएमएफ की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। बोलो हाँ या ना। यानी ईएमएफ इज बी एल वी। बोलो हाँ या ना। पक्की बात, कोई बकवास? माही साहब आए समझ में? ओके। बट भाई जब रॉड घूमेगा तो रॉड घूमने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस से करंट पैदा होगा। तो रॉड जो है ना, ये जो रॉड है, ये रॉड में पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होना, तो रॉड में पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। रॉड एक बैटरी की तरह काम करेगा, उसी में से करंट पैदा होगा, तो करंट की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें? करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें? आप सुनो, मैंने आप सबको लेंस लॉ पढ़ाया था। मैंने लेंस लॉ में आपको एक बात बताया था, लेंस लॉ में एक बात बताई थी, अगर फ्लक्स इंक्रीजिंग है, फ्लक्स इंक्रीजिंग है, तो जो आपकी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ रही है, वीडियो वालों लिख लेना इस शब्द को, अगर फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो जो भी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ रही है उसे अपोज कर दो, उसे अपोजिट कर दो, क्योंकि लेंस लॉ कहता है सर्किट को अपोज करना है। और जो डायरेक्शन, अगर फ्लक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और जो डायरेक्शन आपके इंड्यूस करंट की आ रही है तो उसे वैसे ही छोड़ दो। इंड्यूस करंट निकालने का तरीका है ये स्टेटमेंट लिखना। कैसे इंड्यूस करंट कैसे निकालते थे? मैंने कहा था अंगूठा आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कर्ल फिंगर क्या होंगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है। तो कहां आउटवर्ड है? कहां आउटवर्ड है? इसमें तो इनवर्ड है, तो आउटवर्ड कहां है? तो इनवर्ड है। बोलो इनवर्ड है। कर्ल फिंगर क्या बता रही है आपकी? क्लॉकवाइज बोल रही है। कर्ल फिंगर क्या बोल रही है? क्लॉकवाइज। कर्ल फिंगर क्या बोल रही है? क्लॉकवाइज। कर्ल फिंगर क्लॉकवाइज बोल रही है। अगर कर्ल फिंगर क्लॉकवाइज बोल रही है तो डायरेक्शन क्या होगी? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। जब रॉड इधर आ रहा होगा तो क्लॉकवाइज आएंगी, है ना। आप सुनो, जब रॉड उधर जा रहा होगा तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो बढ़ने के लिए क्या करोगे? उसे अपोज करोगे, तो एंटी क्लॉकवाइज होगे। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आपके स्कूल में सिखाया होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल।
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से बताया होगा कि फिंगर जो है ना, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगी, ये रॉड की वेलोसिटी को इंडिकेट करेगी, तो ये वाली फिंगर्स आपके मिड फिंगर्स क्या करेंगे, आपके इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएंगे। करें, इससे भी करके देखें, कहीं पे भी खड़े हो जाइए, पी पॉइंट पे आके कहीं पे भी चलिए। इनवर्ड है? अरे निशांत हाँ बोल यार, इनवर्ड है। अंगूठा किसकी डायरेक्शन दिखा रहा है? रॉड की वेलोसिटी की। बोल, वेलोसिटी दे रहा है? अरे हाँ बोल दे। तो ये उंगली किधर है? डाउनवर्ड है ना, यानी क्या कह रहा है, करंट ऐसे जाएगा, आई से जाएगा, आई से जाएगा और आई से जाएगा। और मैंने क्या निकाला था? मैंने ऐसे ही तो निकाला था। तो मुझे यह पता चल चुका है कि करंट इस पॉइंट से बाहर आ रहा है। देखो, अगर क्यू पॉइंट पे खड़े हो जाओ, क्यू पॉइंट पे खड़े हो जाओ, तो करंट ऐसे बाहर निकल रहा है। अरे बोलो हाँ, क्यू से करंट बाहर निकल रहा है, पी पे करंट आ रहा है। अबे क्यू से करंट बाहर निकल रहा है ना, तो क्यू से करंट जब बाहर निकल रहा है तो करंट बाहर कहां से निकलता है? पॉजिटिव एंड से, और ये नेगेटिव एंड हो गया। तो यानी क्यू एंड क्या हो गया आपका? पॉजिटिव एंड, यानी हायर पोटेंशियल, और पी पॉइंट लोअर पोटेंशियल। पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा एंड नेगेटिव होगा। यानी पी पॉइंट से करंट बाहर की तरफ निकलेगा, पी हायर पोटेंशियल की तरफ ट्रीट करेगा एज कंपेयर टू लोअर पोटेंशियल। प्रिया को कुछ भी नहीं आ रहा समझ में। मुझे लगता है कि ईएमएफ तक समझ में आ गया, इसकी डायरेक्शन तक समझ में आ गई। भाई साहब करंट पैदा होगा तो करंट पैदा करें, चलो। इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट का फॉर्मूला पता क्या होता है? करंट का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पता क्या होता है? E इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू ई बाई आर। ई क्या हो गया? BLV अपॉन में आर। ये इंड्यूस करंट है। लक्ष्मी सुस्ती मत फैलाओ। आई की वैल्यू है BLV बाई आर। आई इक्वल टू BLV बाई आर आ गई? बोलो हाँ है ना भाई, BLV बाई आर आई। अरे हाँ तो बोलो, BLV बाई आर आ गई। डन। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि अगर मुझसे वो कहता है कि चल करंट निकाल दिया तूने भाई, करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब उसने मुझसे पूछा कि जब एक रॉड, जब एक कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है प्राची। भाई साहब अगर एक रॉड, करंट कैरिंग रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो वो फोर्स फील करता है। उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? वो चार्ज का होता है QVB साइन थीटा। फोर्स का था ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। भाई साहब अगर हमसे कोई पूछता कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स का फॉर्मूला होता था ILB साइन थीटा। ये जो थीटा था वो किसके बीच का है? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के। लेंथ ऑफ रॉड ऐसे है, बोलो हाँ। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, अंदर की तरफ इनवर्ड है ना, बोलो। एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा कितना है भाई? तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? ILB साइन 91 हो गया। बच्चे पार्टी, मैंने I ऑलरेडी बता दिया, BLV अपॉन में R, L इंटू B। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन में R। लो फोर्स भी आ गया, ठीक है, फोर्स आ गया। जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा। अब मैंने ये बोला मेरे भाई हियर, यहां पे बात करते हैं पावर डिलीवर्ड बाय रॉड। अगर कोई बंदा फोर्स लग रहा है और रॉड घूम रहा है तो पावर डिलीवर्ड भी करेगा। अब देखो ना, ये जो क्या नाम है निशांत, मेरे हाथ को रोकने की कोशिश करेगा और मेरा हाथ क्या कर रहा है? रोटेट करेगा। देखना, रुक रुक ना भाई, हाथ ऐसे रोकते हैं, रुक, देख रहे हैं इसको, रुक रहा है तो इसका हाथ पीछे गया ना, इम्पैक्ट पड़ा ना। अरे चलते हुए पंखे में हाथ लगा दूं तो मैं, इम्पैक्ट आएगा ना, आएगा ना इम्पैक्ट। तो मेरा कहने का मतलब है पावर डिलीवर्ड होगा, पावर डिलीवर्ड बाय रॉड। अगर पावर डिलीवर्ड बाय रॉड निकाल रहा हूं तो पावर का फॉर्मूला पता क्या होता है? पावर E स्क्वायर बाई आर भी होता है या फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है। हाँ,
या तो फोर्स इंटू वेलोसिटी कर लो या पावर इंटू ई स्क्वायर बाई आर। पावर पढ़ा है ना करंट में यार, अरे करंट में पावर पढ़े हो, पावर पढ़ रही हो, पावर अगर पावर डिसिपेट होगा ना, अब पावर के साथ साथ पावर का फॉर्मूला देखो, आप एफ ये करना चाहते हो एफ इंटू वी या ई स्क्वायर बाई आर, दोनों में ही सेम आएगा, तो क्या बनेगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, ये पावर आ गया, ठीक है, ये पावर आ गया, बोलो ना। अब ध्यान से सुनो, अगर आपको ना हीट निकालना होता, हीट भी तो निकाल सकते हो, रॉड घूमेगा तो हीट भी तो डिसिपेट करेगा, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। चलो यार हीट भी निकाल लेते हैं, हीट डिसिपेट भी निकाल लेते हैं। एच का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, बी एल वी बाई आर स्क्वायर आर इंटू टी। तो देखो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। उड़ी बाबा आर से आर कट गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर इंटू में टी। अबे ये तो वही फॉर्मूला है रे, ये तो वही फॉर्मूला निकला रे, ये कौन है, पावर है, तो हीट क्या है, पावर इंटू, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट हीट डिसिपेशन। अगर आपसे हीट डिसिपेशन भी पूछे तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो था हमारा, ये तो था जब वो लीनियर मूव कर रहा है, जब वो लीनियर मूव कर रहा है। लक्ष्मी जी यहां तक समझ में आया, टफ है क्या। अब अगर हम आगे का केस देखें, अब रॉड को हम लोग रोटेट करने जा रहे हैं। अभी तक रॉड को हमने लीनियर घुमाया था, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और रॉड ऐसे घूम रहा है तो क्या फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ऑब्वियसली होगा। बट अगर रॉड को मैं ऐसे घुमाऊं तो क्या फ्लक्स चेंज होगा, यस। किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट दे, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटेगा तो यानी फ्लक्स चेंज होगा। अब हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनो, हमारे पास एक रॉड है बेटा, सुन लो ये, और इस रॉड की लेंथ आर नहीं मैं एल मान लूं, एक जगह से मैंने इसे हिंज्ड कर दिया, मतलब बांध दिया, और ये रॉड घूम रहा है, मेटालिक रिंग है ये, उसमें रॉड ये घूम रहा है, तो क्या फ्लक्स चेंज होगा, काट रहा है भाई उसे। कुछ देर बाद ये पी से लेकर क्यू पे पहुंच गया, बोलो हाँ, और एक एंगल बनाया थीटा, बोलो थीटा बनाया। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको बता दें हम, थीटा जो है ना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है भाई, ऐसे है ऐसे घूम गया, तो भाई साहब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं, हेयर, पता है किस स्पीड से घूम रहा है ये, ओमेगा स्पीड से। ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। हेयर ओमेगा इक्वल टू पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, थीटा बाई टी भी लिख सकते हो, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए इसे 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हो। अब एक कंप्लीट रोटेशन जो होगा 360 डिग्री होगा, टी इज अ टाइम। तो सुनो, थीटा जो है वो ओमेगा टी के बराबर भी है, और अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि ओमेगा जो है वो 2 पाई टी के बराबर भी है, और 1 बाई टाइम को ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हेयर ओमेगा को क्या कह सकते हैं आप, 2 पाई एफ, ओमेगा इज 2 पाई एफ, ओमेगा इज 2 पाई एफ, ओमेगा इज 2 पाई एफ। न्यू ले ले, एफ ले ले, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, 12th में आ गया हूँ तो एफ ले ले रहा हूँ, न्यू ले ले, बच्चे न्यू लेते हैं, मैं एफ ले लूंगा। तो ध्यान से सुनो, ओमेगा आ गया भाई, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ऐसे करके गोल घूमना, कितनी तेजी से वो घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, बोलो हाँ, पक्की बात। ये आ गया भाई ओमेगा। जब ये ओमेगा आ गया तो ध्यान से सुनना क्या हुआ मेरे बच्चे, ये तो केस मैंने बता दिया, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो चलिए यहाँ थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिख देता हूँ। अब केस को समझ, जब वो गोल घूमेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो चलना ईएमएफ इंड्यूस करते हैं ना मेरे भाई, ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, टिंग, चल भाई ईएमएफ इंड्यूस करते हैं। तो देख ईएमएफ क्या होगा, अरे थोड़ा साथ दे दो यार मेरा, ईएमएफ क्या होगा, बोलो ना, चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स।
अपॉन में टाइम, यस और नो? चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स v इंटू ए होता है, फ्लक्स तो ये होता है, टाइम क्या होता है t। अच्छा सुनो ना, वो सर्कुलर है ना, तो पाई आर स्क्वायर होगा, एरिया सर्कुलर है यार, पाई आर स्क्वायर होगा, और 1/2 को मैं फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूं, बोल हाँ। बट मेरे को अभी किसी ने बताया था कि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है, और यहां से मैं एफ निकाल सकता हूं ओमेगा अपॉन 2 पाई, बोलो हाँ, पक्की बात। अब इस एफ की वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा, तो देखो बी डॉट पाई एल स्क्वायर डॉट, अगर मैं एफ की वैल्यू वहां पुट करूंगा तो क्या आएगा, ओमेगा अपॉन में 2 पाई, और पाई से पाई कैंसिल, 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये ई की वैल्यू आ गई, एंड दिस इज कॉल्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड। यार ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन क्या होगी, अब ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन क्या होगी, बोलो ना, कैसी डायरेक्शन होगी? आप सीधे से कुछ मत करिए, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करिए, या लेंस लॉ वाला रूल यूज करिए, जो मन करे। देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ द रॉड और इंड्यूस करंट। अगर मैं पी पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं, अगर मैं पी पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं, बोलो ना, पी पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं तो क्या होगा, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, रॉड ऊपर, यार इस रॉड की जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, वो तो ऊपर है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, पी से क्यू की तरफ, या पी से ओ की तरफ, पी से ओ की तरफ, पी से ओ की तरफ हो रही होगी। अब पी से ओ की तरफ हो रही होगी डायरेक्शन, तो अब इस पॉइंट पर आप ध्यान से सुनेंगे कि यार अगेन आप लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, ईएमएफ फाइंड आउट कर लिया। जब ईएमएफ निकल गया तो फिर आप करंट निकाल सकते हैं, जैसा मैंने अभी लास्ट केस वाले में कराया, लीनियर वाले में क्या कराया, करंट। फटाफट करंट निकाल लें, I इक्वल टू ई बाई आर, बोलो हाँ, 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन में आर, तो I इक्वल टू क्या आ गया, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई आर। अब करंट आ गया तो सारे केसेस आप कर सकते थे, आप फोर्स निकालिए, पावर निकालिए, हीट निकालिए, सारे केसेस निकाल सकते हैं। जैसा मैंने लास्ट ऑनलाइन वालों, मैंने लास्ट वाली वीडियो में सारे टॉपिक करा रखे हैं लीनियर वाले के अंदर। बट यहां पे एक चीज देखिए, एक मस्त वाला केस, मजेदार सा केस। अगर सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है निशांत, ये रॉड है, ये घूम रही है ऐसे, फ्लक्स चेंज होगा, नहीं होगा? देखो निशांत की बहन आ गई, अब निशांत तेरी आत्मा इसके अंदर आई। अबे फ्लक्स कैसे चेंज होगा जब ईएमएफ, ये फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, क्या इसको डिस्टर्ब कर रहा है? डिस्टर्ब करेगा तो चेंज होगा ना। निशांत देखो, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, इधर की एनर्जी इधर ट्रांसफर। हाँ, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये रॉड ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है रॉड, तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? फ्लक्स जीरो होगा। भाई डिस्टर्ब नहीं हुआ ना। डिस्टर्ब कब होता है? जब वो ऐसे जाता अंदर की तरफ, या वो बाहर की तरफ आता, तभी होता। या तो रॉड अंदर की तरफ जाता है या बाहर की तरफ। अब केस को ध्यान से सुनो, स्पर्श तुझे समझ नहीं आ रहा, स्पर्श नहीं आए समझ में? अब देख के स्पेशल केस, तेरी स्कूल वाली मैडम ने भी नहीं बताया होगा। देख, अगर रॉड ऐसे जाता एक एंगल थीटा पे, सॉरी एक एंगल पे जाता, एक एंगल पे जाता, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। एक एंगल थीटा पे जाता, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वो रॉड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता, ऐसे ऐसे एक एंगल पे जाता, तो क्या होता? तब क्या होता? फ्लक्स। फ्लक्स तो अभी भी डिस्टर्ब हो रहा भाई। अभी तक तो बड़े सिंपल से ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे गोल घुमा दिया, बट अब वो ऐसे जाता तो क्या होता? यहां पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते, एक कंपोनेंट ऐसा बनता और एक कंपोनेंट ऐसा बनता। ये होता v cos थीटा, ये होता v sin थीटा। अब मुझे बताओ, ओ पागल, मुझे बताओ कि v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा या v sin थीटा? एक बार दोबारा बोल दो, v cos थीटा डिस्टर्ब करेगा v sin थीटा?
वी साइन थीटा डिस्टर्ब करेगा, तो ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा बी एल वी साइन थीटा। अभी तक जो लीनियर वाला केस था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था और रॉड ऐसे घुमा रहे थे, थीटा कितना था? अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, रॉड ऐसे घुमा रहे थे, तो थीटा कितना था? 90। और थीटा 90 था, तो थीटा 90 था, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बीएलवी आ रहा था? ओए बाय गॉड, ईएमएफ का फॉर्मूला E इक्वल टू बीएलवी हो गया। बोलो हाँ भाई, पक्की बात है मोहित, समझ में आया यहां तक? यार टॉपिक खत्म, क्वेश्चंस करें? लेट्स क्वेश्चन करते हैं, चलो अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 1, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। क्या बाबू कुछ कह रहे हैं? ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम देखिएगा जरा। इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निशान क्या है? हॉटवर्ड? मैंने सुना हॉटवर्ड, हॉटवर्ड आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है। अच्छा, रॉड घूम रहा है, रॉड घूम रहा है। अब रॉड घूम रहा है, मैंने कुछ पोजीशंस बनाई रॉड की, देखा? पता क्या बनाई? ये देख, आर क्यू पी एस। ये बोल रहा होगा कल से ट्यूशन नहीं आऊंगा। आर एस पी क्यू, ये रॉड है। ये रॉड यहां से यहां आ रहा है। पहले क्या फ्लक्स डिस्टर्ब हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? यहां 3 कंडीशन दी है, एक x इक्वल टू 0, x इक्वल टू b, x इक्वल टू 2b, x इक्वल टू 2b। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब ये रॉड अंदर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ आएगा, ठीक है? पहले काम करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सुने, फिगर मतलब देखो, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बता दिया मैंने। ये पी वाई क्यू है भाई, 2016 में आया हुआ है, 2010 में भी आया हुआ है, ठीक है? ये कहता है स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पढ़ा दिया क्या मैंने? फैराडेज लॉ। बस फैराडेज लॉ में एक लाइन याद रखनी है, क्या? व्हेनेवर द फ्लक्स चेंज ईएमएफ विल इंड्यूस E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस। बोलो हाँ है ना? अब इससे कहा, आपको रेक्टेंगुलर डायग्राम दिख रहा होगा, PQRS, बोलो हाँ। इन विच कंडक्टर PQ इज फ्री टू मूव, PQ आराम से घूम सकता है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। द फील्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम x to 0 टू x to b। फील्ड x 0 से लेकर x इक्वल टू b तक फैली हुई है, x 0 से x b तक फैली हुई है। x बड़ा है b से, x बड़ा है b से। Assume only the arm PQ have a resistance R। उसके पास, PQ के पास ये रेजिस्टेंस R है। When the arm PQ is pulled outward from x0 to x2b, जब हम आर्म PQ को यहां से यहां तक लेके जाएंगे, it then move backward and backward move करे x0 with a constant speed v। Obtain the expression of the flux। फ्लक्स का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाओ और इंड्यूस ईएमएफ का मतलब इंड्यूस ईएमएफ निकाल के दिखाओ। यार फ्लक्स ऑलरेडी बता चुके पांडे सर। इन दिस केस फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू BLX होगा। भाई ऑलरेडी मैंने ड्राइव किया, बी मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है B इंटू ए, क्या एरिया क्या है? L इंटू बी, L इंटू बी। L अगर मैं इस लेंथ की जो रॉड है उसको L लेंथ मान लेता हूं, और ये कितना है B, तो एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू बी। एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी। हाँ हाँ या ना? L इंटू बी होगा। ये फ्लक्स हो गया कहां तक? 0 से B तक, 0 से B तक। अगर मैं कहूं ये कहां से आया, मैंने कहा जब 0 से लेकर B तक जाएगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? BLX, BLB, सॉरी X नहीं है, VLB है, VLB है, ठीक है? VLB है। गॉट इट द पॉइंट? हाँ राहुल, आ जाओ अंदर, 2 मिनट बैठ जाओ बस। अरे आ जाओ ना, 2 मिनट, 2 मिनट, शूट चल रहा है एक्चुअली में ना। राहुल 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट अंदर, कोई नहीं है अंदर, कोई नहीं, अंदर बैठ जाओ। बस 10 मिनट दे दे बस है। भाई फैन बंद कर दो यार। ध्यान से सुनो, क्या BLB हो गया फ्लक्स? अच्छा सुनो, जब वो 0 से B जाएगा तो BLB होगा।
बट बी से टू बी तक जाएगा तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कांस्टेंट रह जाएगा। अगर मैं कहता हूं, ध्यान से सुनो, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अब यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये रॉड है मेरे पास, रॉड यहां पर आया तो कितना हुआ, बीएलबी हो गया। ये रॉड अगर यहां से यहां आ जाएगा तो भी तो इतनी ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके अंदर। फ्लक्स का फॉर्म डेफिनेशन था नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफेक्टिवली एंड नॉर्मली, बीएलबी रहेगा। तो सुनो, इसका ग्राफ आएगा बनाने के लिए, ग्राफ देखें, जीरो पे क्या रहेगा, जीरो। जैसे वो रॉड धीरे धीरे बढ़ेगी तो क्या फ्लक्स इंक्रीज होगा, हाँ है ना? अरे यहां जीरो पे जीरो, जैसे जैसे रॉड बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएगी। कहां पहुंच गए हम लोग, बी पे पहुंच गए। इसका नाम रख दिया मैंने के एल एम। अब एल से एम जा रहे हैं। अब जब मैं एल से एम जाऊंगा तो कांस्टेंट है। अब मैं एम से एल आऊंगा तो भी मैं कांस्टेंट होऊंगा क्योंकि उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। पर जैसे ही एल से के की तरफ आऊंगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्या फील्ड डिक्रीज हो जाएगा? क्या ग्राफ बनेगा फ्लक्स का? बोलो हाँ है ना? फ्लक्स का ग्राफ बनेगा, बनेगा। अब सुनो, मैंने आपको बताया था जब रॉड बाहर की तरफ जा रही हो, जब रॉड बाहर की तरफ जा रही हो, जब रॉड बाहर की तरफ जा रही हो, जीरो से बी की तरफ, जीरो से बी की तरफ, तो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला बताया था मैंने, बीएलबी होता है, वो भी कौन, नेगेटिव। आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करवा चुका हूं, तो ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस बीएलबी होगा। ये अभी अभी फॉर्मूला ड्राइव करवाया यार मैंने, तो माइनस बीएलबी होगा, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, नेगेटिव होगा। अरे बाहर की तरफ जा रहे हैं ना, और अंदर की तरफ आएगा तो v का साइन चेंज हो जाता है, तो वो पॉजिटिव होगा ग्राफ। अगर आपसे ग्राफ पूछा जाता फोर्स का, तो फोर्स भी क्या होता है, सेम बनता है ईएमएफ की तरह, नेगेटिव की साइड नेगेटिव, पॉजिटिव। और यहां पे एक फ्लक्स चेंज, फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। बोलो यहां पे बिल्कुल जीरो होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। अगर आपसे पावर का पूछता तो ये दोनों ही पॉजिटिव बॉक्स बनते। तो आपका होमवर्क है पावर के लिए बनाने का। पावर के लिए ऊपर भी बनेगा क्योंकि पावर में v स्क्वायर होता है, तो पावर पॉजिटिव आता है। क्लियर है? नहीं आया समझ में? अब ये देखो अगला क्वेश्चन, थोड़ा फटाफट करें। डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो द पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑलवेज सच दैट टेंड्स टू प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड करंट व्हिच अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। किसने कहा था? लेंज लॉ ने। इट ऑलवेज अपोज द चेंज अकरिंग द कॉइल। तो एक एक्सपेरिमेंट शो करके दिखाना है जिससे कि ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन दिखे। एक कॉइल लिया आपने, आप नॉर्थ पोलैरिटी लेके जाओगे तो लेंस क्या कहता था, आने नहीं दूंगा, यानी क्या कहता था, रिपेल होगा। जा रहा होता है तो अट्रैक्ट कर रहा होता है, बोलो हाँ, जा रहा होता है तो अट्रैक्ट कर रहा होता है, आ रहा होता है रिपेल कर रहा होता है, जा रहा होता है तो अट्रैक्ट करता है। तो जब नॉर्थ जाएगा तो साउथ पोलैरिटी बन जाएगा। साउथ का मतलब क्लॉकवाइज करंट होगा, एंजल हाँ या ना, और ये एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। पूरा ये पढ़ के देखोगे तो आपका यही आंसर है। आप यही चीज इतना पढ़ लेना, बस आपके नॉलेज के लिए दे दिया मैंने, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब फ्लक्स चेंज होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होने से जो करंट डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स। राइट द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्रेस द मैथमेटिकली। सारी चीजें पढ़ा दी मैंने, ये आंसर निकाल लेंगे। ये भी पेपर में आया हुआ है, 2013 और 12 दोनों में आया हुआ है। अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L which one is pivoted is rotated with a uniform angular speed omega in a vertical plane normal to uniform magnetic field. Deduce an expression of induced EMF of the rod. रॉड की EMF निकाल लोगे, इफ रेजिस्टेंस R तो करंट भी निकाल लोगे। अभी क्वेश्चन कराया मैंने, बोलो हाँ है ना, सेम क्वेश्चन हो रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन के एक्सप्रेशन मिल जाएंगे ना, आपको पता चल जाएंगे ना किस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो कैसा पूछा गया। कहा गया शो दैट लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको बताया था कि लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है वो, भाई साहब लेंज ने क्या कहा, लेंज ऑलवेज अपोज द चेंज अकर इन द कॉइल, है ना, चेंज को अपोज करता है। तो ध्यान से सुना, जब हम मैग्नेट को लेके जा रहे थे
तो लाने के लिए मना करता था, लेके जा रहे थे तो ले जाने के लिए मना करता था। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इन सब फिनोमिना में, मैग्नेट को मूव कराने के फिनोमिना में फ्लक्स चेंज होता था, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता था और ईएमएफ इंड्यूस होता था, ठीक है। अब ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है, ध्यान से सुना। जब रॉड आगे की तरफ जाएगा तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस से करंट पैदा हुआ था, बोलो हाँ। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो मेरे बच्चे, जो रॉड जब मूव कर रहा है, रॉड आगे की तरफ जाएगा तो आगे की तरफ जाने की वजह से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ पा रहे हैं आप? ये लेंस लॉ का फिनोमिना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। आप नोट्स में देखोगे इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी पूछा हुआ है। ये 2017 का क्वेश्चन है, होप सो आप समझ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखेंगे आप। पहले क्या हुआ? यूज लेंस लॉ टू डिटरमाइन द इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब। पहला, अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप का वायर था, ये सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो गया। ये वायर ऐसा था, ये सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो गया, फैल गया। तो फैल जाने से फ्लक्स बढ़ा या घटा? अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो कौन सा वाला केस है? जो भी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन को लेनी है। तो सुनो कैसे निकलवाया था। अंगूठा हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है हमारी? क्लॉकवाइज आ रही है। क्या ये इंक्रीजिंग का केस है? अगर इंक्रीजिंग का केस है तो क्या करोगे? चेंज कर दोगे इसको। चेंज करके आंसर क्या आएगा? एंटी क्लॉक। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है? इसमें सीधा आंसर लिख दोगे एंटी क्लॉक है। अब ये सर्कल है, सर्कल ऐसे करके शेप चेंज कर रहा है अपना। ये सर्कल अपने शेप को चेंज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या डिक्रीजिंग का केस है? डिक्रीजिंग के केस में जो भी आंसर होगा वो वही रहेगा। ये आउटवर्ड है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉक। तो आंसर क्या एंटी क्लॉक ही रहेगा। दोनों ही केसेस में एंटी क्लॉक होगा। समझ में आ रहा है? पक्का? आगे देखिएगा, ये 2010 और 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 को देखो। फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मार रहे हैं। अगर कोई भी चीज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मारेगा तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? होगा। क्या फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो जो भी आंसर आएगा उसका आंसर सुनो इनवर्ड है। बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ। इनवर्ड है, डायरेक्शन क्या आ रही है? क्लॉकवाइज आ रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर एंटी क्लॉक हो गया। बोलो हाँ। इसका आंसर क्या हो गया? एंटी क्लॉक। ये बाहर निकल रहे हैं, डिक्रीजिंग का केस है, छोड़ दो इसको। क्या है? क्लॉक। आंसर हो गया क्लॉक। इसका आंसर हो गया, बोलो लेट हो रहे हो? मेरे को तो मजा आ रहा है पढ़ाने में। ध्यान से सुनो भाई साहब, अगर मैं रॉड को घुमा दूं तो रॉड को घुमाने के बाद इसका इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकालना है। पढ़ा दिया मैंने अभी। ये 2014 का क्वेश्चन है। How does one understand this motion EMF is invoking the Lorentz force acting on the free charge carriers of the conductor? Explain. आपको ये समझाना है कि किस तरीके से ये लॉरेंस फोर्स पता है? लॉरेंस फोर्स जब एक रॉड घूमती है तो उसमें दोनों ही फोर्सेस एक्ट करते हैं। दोनों का फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का एडिशन होता है। तो देखो ध्यान से, यहां पर उसने कहा कि सपोज करते हैं एक चार्ज की कंडीशन को लेते हैं। चार्ज की कंडीशन, जब चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा होता है, हमने रॉड की जगह क्या लिया? चार्ज ले लिया। जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारता है तो एंट्री मारने पे उस पर फोर्स लगता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QVB। फोर्स का फॉर्मूला QVB होता है। अरे हाँ बोलो। फोर्स का फॉर्मूला QVB होगा। उसने चार्ज की कंडीशन ली, QVB होगा। ठीक है। अब हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? QVB। एंड डिस्प्लेसमेंट को यहां पे क्या लिया हुआ है? L ले लेते हैं। अब यहां पर आप एक चीज सुनो, हमारे पास वर्क डन आ गया QVBL, ये वर्क डन आ गया। अब जो EMF का फॉर्मूला होता है, EMF वो वर्क डन अपॉन क्या होता है? चार्ज। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। W क्या होगा? QVBL अपॉन में Q। तो EMF का फॉर्मूला क्या हो गया? बोलो BLV। अरे BLV तो आ गया। ये तो मोशनल EMF का फॉर्मूला है। तो लॉरेंस फोर्स से ये सपोर्ट हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना अभी। आप देख रहे हो कितनी बार आ रहा है क्वेश्चन ये?
है ना? कितनी बार आ गया क्वेश्चन? देखो ये करंट इन द लूप पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है? करंट इन द लूप, बता दोगे? फोर्स पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। ड्राइव कर दिया मैंने, ड्राइव कर दिया ना मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, आज उसी टॉपिक को मैं थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूं। इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है उसकी जननी है, यहीं से ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जन्म लेगा। बस आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आप देखेंगे अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लक्स बदलने को लेकर। हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट देखना है। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है तो फैराडेज के कॉन्सेप्ट पे या लेंस लॉ के कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कस करेंगे। क्या था? इंड्यूस साहब ने कहा कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से होता है। ईएमएफ जो इंड्यूस होगा सर्किट में वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से होगा। एम आई राइट? पक्का? अच्छा, लेंस ने क्या करा? साइन यहां पे नेगेटिव दे दिया, इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। आपको पता है कि यहां पे जो फाई अमाउंट ऑफ करंट है दैट विल बी व्हाट? बी इंटू ए। फ्लक्स तो बी इंटू ए। अगर एंगल की बात कर लेते हैं तो कॉस थीटा, कॉस थीटा ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, कॉस थीटा लिया। बट आपको एक बात आऊं, जैसे हम इस फोन की बात करते हैं, ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ये रोटेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है। अभी इसके एंगल्स को चेंज करके दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना पहले, अरे ध्यान से समझना गेम को। जब कोई चीज रोटेट हो रही है तो उसकी एंगुलर स्पीड होगी, जिससे वो रोटेट होता है उसे एंगुलर स्पीड कहते हैं। तो ओमेगा स्पीड होती है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ओमेगा इंटू टी करना पड़ेगा। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका? ओमेगा इंटू टी। थीटा आएगा ओमेगा इंटू टी। जो वो घूम रहा है ना वो ओमेगा इंटू टी होगा। ओमेगा एंगुलर स्पीड होगा, टी हमारा टाइम होगा। बस एक कॉन्सेप्ट पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या मैं यहां पर फ्लक्स को बी ए कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। पर मुझे ईएमएफ इंड्यूस देखना है, तो ईएमएफ इंड्यूस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा एक बात हो, क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है? बिल्कुल है। क्या एरिया कांस्टेंट है? बिल्कुल है। बस बदल कौन रहा है? एंगल, कॉस ओमेगा टी। यहीं से चैप्टर 7 स्टार्ट होगा, प्लीज आप ध्यान से सुनना। इक्वल टू माइनस बी ए। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, यानी साइन थीटा, माइनस साइन ओमेगा टी। और ओमेगा चेन रूल है ना, कॉस का क्या हो गया? साइन। कॉस का क्या हो गया? साइन। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओमेगा। तो इक्वल टू व्हाट? माइनस बी ए, सॉरी माइनस माइनस प्लस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यानी आपके पास ईएमएफ की इक्वेशन कितनी आई? इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब आप एक बात लाओ, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, और जो एंगुलर स्पीड है, जिस स्पीड से वो घूम रहा होगा, वो भी कांस्टेंट है। ये पूरा कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को कहते हैं ई नॉट। चैप्टर 7 में आप ई नॉट पढ़ेंगे। इसे कहते हैं पीक ईएमएफ। मतलब एक्चुअली में इससे ना वोल्टेज टर्म्स पे डिपेंड करता है, तो ये वोल्टेज से रिलेट होगा, अभी दिखाऊंगा आपको। इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन बनी। अच्छा सुनो ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ E इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू ई बाई आर। ई की वैल्यू क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में कितना है? आर। अब मुझे बताओ पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है? आई होता है, V इक्वल टू आई आर होता है ना। तो I इक्वल टू क्या होता है? V बाई आर। अगर मैं पोटेंशियल को रेजिस्टेंस से डिवाइड करूं तो करंट मिलेगा, इसका नाम दिया मैंने I नॉट। तो यहां से करंट की इक्वेशन बनी I नॉट साइन ओमेगा टी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पूरा चैप्टर 7 बस इस दो इक्वेशन पे चलेगा, E नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन पे चलेगा। बट छोड़िए सारी बातें,
भाड़ में क्या भी बात है। मैंने कुछ किया अभी, मैंने बस एक ही काम किया, मैंने देखा कि फ्लक्स बदल रहा है, अगर फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। हमारा यही तो डिस्कशन हुआ, अगर फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब दिखाता हूं कि कैसे फ्लक्स बदलेगा, कैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा, कैसे करंट पैदा होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं। आप एक मिनट, एक रजिस्टर है, रजिस्टर, हाँ आप इधर आओ एक मिनट, ऐसे कॉपी पकड़ो, ये आप देखिएगा ध्यान से। अब एक इमेजिन करते हैं कि हम फर्स्ट वाला केस ले लेते हैं, फर्स्ट वाला केस लेते हैं, हम कॉपी को ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, कॉपी को ऐसे लेते हैं। कॉपी को जब हमने ऐसे लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मेरी बात को समझना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। एरिया की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन ऐसे है, थोड़ा ऊपर करो, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। अब यहां ध्यान से सुनना, ये मान लेते एरिया वेक्टर, ये मान लेते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन ये, थीटा कितना बना, थीटा बना 0, पहले वाले केस में थीटा बना 0। अब आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, अभी इधर आ जाइए, थीटा कितना बना 0। मेरा बेटा अगर थीटा 0 बना तो साइन 0 0, साइन 0 0, यानी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ। ये देखिए आप, ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, आप देखिए ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, हुआ इंड्यूस, क्योंकि यहां पर क्या है, ईएमएफ का ग्राफ देख रहा हूं, और ईएमएफ कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है। एरिया वेक्टर देखो ना, एरिया वेक्टर भी उसी साइड है और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी साइड है। जब दोनों उसी साइड है तो थीटा कितना बना, थीटा 0 बना, थीटा 0 बना, थीटा 0 बना, तो क्या यहां पे ये फंक्शन 0 होगा, साइन 0 0 होगा। ओके, अब हम इसकी अगली रोटेशन लेते हैं। पहले कॉपी ऐसे थी, ये दोनों ऐसे थे, अब इसने कॉपी घुमाई इस साइड, ऐसे ऐसे घुमाई। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही रह जाएगा, एरिया वेक्टर ऐसे करके यूं बदल जाएगा, अरे यार एरिया वेक्टर ऐसे करके यूं बदल जाएगा, 90 डिग्री हो गया, और साइन 90 कितना होता है, साइन 91 होता है, मैक्सिमम होता है। ये देखिए आप, साइन 91 हो गया, साइन 91 हुआ, ठीक है। चलो, अब पहला केस क्या था, पहला केस ये था, ठीक है, 0 डिग्री 90 डिग्री। अभी केस यूं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड पहले दोनों केसेस ऐसे थे, अभी रोटेट होके कैसे हो गए 180 डिग्री, और साइन 180 कितना होता है, अभी भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, वो भी 0 होगा। अब मेरा बेटा ध्यान से सुनो, देखो दैट्स 0, दैट्स 0, दैट्स 90, 180, अब 270 हुआ। देखो यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे घूमा और ऐसे आ गया, 270 पे आ गया, ठीक है, 24 270 पे आ गया। साइन 270 -1 होता है, देखो ये -1 हो गया। और जब ये कंप्लीट रोटेशन लेगा, दिस इज अ इनिशियल, एक राउंड, फर्स्ट 90, 180, 270 और अगेन, तो क्या हुआ बताओ, 0 डिग्री हुआ। बैठो, तो 360 डिग्री पे क्या आया, 0 डिग्री आया। और आपने क्या देखा, जो करंट पैदा हुआ, एक टाइम पॉजिटिव साइकिल होगा उसका और एक टाइम नेगेटिव साइकिल होगा, और इसी को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। ये तो ऑल्टरनेटिंग करंट है, क्लियर, होप सो क्लियर होगा। चलिए, ये तो टॉपिक हो गया वीडियोस के लिए। अब मुझे आप बताइए कॉन्सेप्ट में कहाँ दिक्कत आई, क्या लग रहा है अभी, क्या ये क्लियर है या नहीं, अभी कुछ डाउट है, डिस्कस करते हैं। अल्टीमेटली क्या कहा है भाई साहब, फ्लक्स बदला है। अल्टीमेटली उसने, एरिया ने क्या किया है, फ्लक्स को बदला है, एंगल वाइज चेंज किया, फ्लक्स बदला है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। और एक चीज़ देखना, एक चीज़ देखना कि जब एरिया भी ऐसे था, एरिया वेक्टर ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड था, तो फ्लक्स मैक्सिमम था। जब फ्लक्स मैक्सिमम था तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, फ्लक्स तो मैक्सिमम था। और जब फ्लक्स 0 हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया, मैक्सिमम हो गया, यानी उल्टा चल रहा है, फ्लक्स के उल्टा चल रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स कौन सा फंक्शन होता है, कॉस फंक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, बहुत ही रीसेंट 2023 का क्वेश्चन है ये,
बहुत ही रीसेंट 2023 का क्वेश्चन है। सेम डिट्टो लाइन, डिट्टो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आया, आपको डिट्टो ये सारी चीजें बनानी होगी। डिट्टो बोल रहा हूं, बिल्कुल सेम एज इट इज आया। बात कर रहे हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस की। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस? इसको समझने से पहले मैंने गौर किया है, बच्चों के मन में डाउट होता है कि यार इंडक्शन ही क्या होता है, यही चीज समझ नहीं आई। तो सेल्फ तो बाद में समझेंगे और म्यूचुअल तो बाद में समझेंगे। पहले हमें समझना है कि इंडक्शन किसे कहते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल कैपेसिटर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। उसी तरीके से सोलोनाइड भी एनर्जी को स्टोर करता है। जिस तरीके से कैपेसिटर भी चार्ज को स्टोर कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉर्म, वैसे ही सोलोनाइड भी एनर्जी को स्टोर करता है। एंड दिस इज अ इंडक्शन। उसकी एनर्जी, उसकी एबिलिटी कि वो कितनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करेगा, उस टर्म का नाम दिया हम लोगों ने इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्शन क्या है? सेल्फ इंडक्शन क्या है? इंडक्शन समझ पाए? सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ मतलब खुद अपने आप ही सर्किट में एनर्जी इंड्यूस्ड हो जाए, सर्किट में अपने आप ही करंट इंड्यूस हो जाए, सर्किट में अपने आप ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। कोई करे ना, अपने आप हो जाए। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? अभी तक फ्लक्स में जो फैराडेज के लॉ पढ़ रहे थे, या लेंस के लॉ पढ़ रहे थे, या मोशनल ईएमएफ पढ़ रहे थे, उसमें हम कर क्या रहे थे? हम रॉड घुमा रहे थे, कभी मैग्नेट घुमा रहे थे, तभी तो फ्लक्स चेंज हो रहा था भाई। रॉड घूमने की वजह से हुआ था। अब हमने क्या किया? रॉड नहीं घुमाया, सर्किट में खुद अपने आप ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अगर सर्किट में खुद ईएमएफ आप अपने आप इंड्यूस होता है, इस कंडीशन का नाम रखा हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसको पढ़ के देखिएगा। इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पास थ्रू इट। अब कैसे हुआ ये कैसे इंड्यूस होता है, सेल्फ कैसे होता है, इसको समझते हैं पहले। अब सब समझने की कोशिश करिएगा। ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, करंट बढ़ रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है। तो करंट इंक्रीज हो रहा है, तो लेंस कहता था कि भाई साहब उसको अपोज करो, उसको अपोज करा जाए। तो अगर करंट इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, तो ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती थी। इसको मस्त डेमोन्स्ट्रेशन से समझाऊंगा अभी मैं। और अगर सर्किट में करंट डिक्रीज हो रहा है, तो उसी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। मजा नहीं आया? देखो ध्यान से, सर्किट को ध्यान से समझना। आप सर्किट को ध्यान से समझना। मैं कंडीशन लेता हूं। मैंने क्या किया पता है बच्चों? मैंने यहां पे, ये ऐसा कलर समझ नहीं आएगा, ये कॉइल लिया, ठीक है। इस कॉइल को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इसे फिर स्विच भी लगा दिया। मस्त डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा मैं। और मैंने यहां पर इस जगह पे, यहां पे एक बल्ब भी कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब भी कनेक्ट कर दिया, बल्ब कनेक्ट किया। ये मस्त वाला एग्जांपल है। अब क्या करा मैंने कि स्विच को क्लोज किया, स्विच को क्लोज किया मतलब स्विच ऑन कर दिया। अब इसी कंडीशन में एक और चीज देखते हैं, फिर एक और डायग्राम बना लेते हैं। ये सोलेनोइड है, ये बल्ब है, ठीक है। अब यहां पे मैंने स्विच को ऑफ किया, यानी ओपन कर दिया स्विच। ये बल्ब है, ये बल्ब है। बेटा बस ध्यान से सुनना। जब मैं स्विच को ऑन करूंगा, जब स्विच ऑन होगा, तो करंट 0 से मैक्सिमम की तरफ जाएगा। और जब मैं स्विच को ऑफ करूंगा, यानी सर्किट को ओपन करूंगा, तो मैक्सिमम से 0 की तरफ आएगा, यानी मैक्सिमम टू मिनिमम आएगा। कंडीशन बता रहा हूं यार प्लीज। जब मैं स्विच ऑन करूंगा 0 टू मैक्स जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, वो उसे अपोज करेगा, वो उसे अपोज करेगा। जो करंट पैदा हुआ है,
ये जो करंट पैदा हुआ है इसके अंदर, ये जो करंट पैदा हुआ है इस करंट के अपोजिट आएगा, ईएमएफ इंड्यूस उसके अपोजिट आ गया, ठीक है। और जैसे ही मैं स्विच ऑफ करूंगा, मैक्सिमम टू 0 करूंगा, तो करंट के साथ आ जाएगा, करंट इधर ही तो है। अच्छा मजेदार सी बात बताओ आपको, मजेदार सी बात बताता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कि बल्ब की रोशनी पे क्या फर्क पड़ेगा, जो आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान से सुनना। ये स्विच ऑन हो रहा है और ये स्विच ऑफ हो रहा है, ये स्विच ऑन और ये स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। अब समझना, जब करंट 0 टू मैक्सिमम जाएगा तो क्या है, इसे अपोजिशन झेलना पड़ेगा, इसे अपोजिशन झेलना पड़ेगा। देखो एक एग्जांपल लेता हूं कि 2 एम्पीयर का करंट दौड़ा, अब जब 0 टू मैक्सिमम हो रहा है उस टाइम इसको अपोजिशन झेलना पड़ा, और 0.2 एम्पीयर का करंट इसे अपोज कर रहा है, तो स्टार्टिंग में करंट मिला कितना, 1.8 एम्पीयर, उसके बाद सेटल हो जाता है करंट। एक बार स्विच ऑन करने के बाद बस झटका थोड़ी देर का लगता है, कुछ सेकंड, माइक्रो सेकंड का झटका लगता है, उसके बाद करंट सर्किट में सेटल हो जाता है। जैसे स्विच ऑन करते हो ना, आप लोगों को फील नहीं होता क्योंकि माइक्रो सेकंड में होता है। जैसे स्विच ऑन करते हैं आप, तो करंट 0 से मैक्सिमम जब जाता है तो बल्ब पहले धीरे जलता है एंड उसके बाद कांस्टेंट ब्राइट होता है। जब स्विच ऑन किया जाता है तो बल्ब क्या होता है, पहले स्लाइटली लाइट होता है एंड देन कांस्टेंट होता है। बट जब आप उसे ऑफ कर रहे होते हो, जब वो मैक्सिमम से 0 जाता है, तो मान लो 2 एम्पीयर का कांस्टेंट करंट था, अब उसके सपोर्ट में करंट आ गया। जब सपोर्ट में करंट आया तो सपोर्ट में कितना आ गया, 0.2 एम्पीयर का आ गया, तो अब वो कितना हो जाएगा, 2.2। तो बल्ब पता कैसे करेगा, एंड देन बंद होगा। मतलब बल्ब क्या करेगा, पहले ग्लो करेगा एंड देन सेटल डाउन होगा। जब आप स्विच को ऑफ कर रहे होते हो, ठीक है, स्विच ऑफ कर रहे होते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, पर ये सर्किट में अपने आप हो रहा है, मेरे स्विच ऑन करने से और ऑफ करने से खुद पैदा हुआ ना, इसीलिए इसका नाम रखा मैंने सेल्फ इंडक्टेंस। पहले बोलो यहां तक कोई दिक्कत यहां तक पक्का? अब ध्यान से सुनो। अब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की बात करूं तो सर्किट में जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही फ्लक्स चेंज होगा, या जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ही करंट ज्यादा पैदा होगा। ये बात कोई दिक्कत है क्या? फ्लक्स, हम कौन से फ्लक्स की बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ही करंट इंड्यूस ज्यादा होगा। फ्लक्स इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा, एल। एल इज अ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। phi इक्वल टू एल आई, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, phi इक्वल टू एल आई। एल इज ऑल व्हाट, मतलब ये अभी इंडक्टेंस हम निकालेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस को कहते हैं एल। यानी जिस तरीके से रेजिस्टेंस को आर कहते हैं, कैपेसिटेंस को सी कहते हैं, वैसे इंडक्टेंस को हम एल कहते हैं। phi इक्वल टू एल आई। बट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, मिलन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या है? E इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, डी बाई डी टी, एल आई रखूंगा, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। मैं आपको एक और बात बता दूं, एल कांस्टेंट हो जाता है, एल कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको करंट और फ्लक्स से कोई लेने देना नहीं है। जैसे एग्जांपल, मैं एक सोलोनाइट बना के लेकर आया, जैसे एग्जांपल छोड़ो, मैं एक बाल्टी लेकर आया, उसकी बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है, 20 लीटर है। पानी चाहे तुम थोड़ा भरो चाहे ज़्यादा भरो, 20 लीटर से ज़्यादा भरेगा नहीं, उसे कम भर लो। कैपेसिटी तो उसकी 20 लीटर रहेगी, कैपेसिटी तो 20 लीटर रहेगी, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। सेम एज इट इज, जब आपने एक सोलोनाइट को ड्रॉ किया, उसके नंबर ऑफ टर्न्स ड्रॉ कर दिया, अभी बताऊंगा इस कौन कौन से फैक्टर पे। तो जब आपने सोलोनाइट का टर्म्स बना दिया तो भाई साहब वो फिक्स्ड हो गया, वो कांस्टेंट हो गया, वो नहीं बदलेगा। अगर मैंने कहा 2 हेनरी का है, एक सेल्फ इंडक्टेंस है, तो 2 हेनरी का है, चाहे तो कितना ही करंट पास कर दे भाई, चाहे कितना ही फ्लक्स चेंज कर ले, करंट चेंज करेगा तो फ्लक्स भी उतना ही चेंज हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, एल की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स है, इसको बस थोड़ा सा समझते हैं। अगर करंट की वैल्यू को 1 ले लो, करंट की वैल्यू को 1 ले लो, तो फ्लक्स किसके बराबर होगा, एल के बराबर। तो सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर। और अगर मैं डी आई बाई डी टी को 1 ले लूं तो ईएमएफ किसके बाद न्यूमेरिकली बराबर हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस के, न्यूमेरिकल सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा, अगर आई की वैल्यू को 1 ले लूं तो मैं। तो अब मेरा बच्चा
ये तो था इंट्रोडक्शन अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस देखो ध्यान से। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो हम यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी होती है। हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट है। अब मेरा बच्चा आप ध्यान से सुनो, आपने एक बार क्या देखा न्यूमेरिकली फाई इक्वल टू एल आई था ना, तो एल क्या है मेरे बेटे, फाई बाई आई। तो एल क्या होता है हेनरी, फ्लक्स क्या होता है वेबर, आई क्या होता है एम्पियर। वेबर पर एम्पियर भी होता है 1 हेनरी, और 1 हेनरी की डेफिनेशन भी आई है कई बार। अगर हम दूसरे टर्म्स में देखें तो हमने ये भी पढ़ा E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो एल अगर चाहिए तो माइनस ई डी आई बाई डी टी। तो बेटा एल क्या होता है हेनरी, ई क्या होता है वोल्टेज, ये होता है एम्पियर पर सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा वोल्ट सेकेंड और पर एम्पियर। ठीक है, वोल्ट या तो आप इसे ऐसा लिख लो 1 हेनरी इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड। क्लियर है मेरे बेटा, ये यूनिट है और ये यूनिट आपको पता होनी चाहिए। मैंने आज तक सेकंड को स्मॉल एस में देखा है। हाँ हाँ, वैसे स्मॉल ऐसी होगा वो। ठीक है, अब मेरे बच्चे डेमोन्स्ट्रेशन तो मैंने अभी बता ही दिया आपको। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, बस ध्यान से सुनना। अभी तक हमने सेल्फ इंडक्टेंस देखा, पर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। अब आपको पता चलेगा कि वो सेल्फ इंडक्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट वैल्यू है किसी सोलेनोइड की, वो कौन कौन से टर्म्स पे डिपेंड करता है। जैसा इंडक्टेंस क्या था एंजल, इंडक्टेंस क्या होता है, उसकी कैपेसिटी, सोलेनोइड की एबिलिटी कि वो कितनी एनर्जी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में अपने अंदर स्टोर कर सकता है, कितना ईएमएफ इंड्यूस करा सकता है। तो अब वो टर्म्स निकालते हैं, जिस तरीके से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वैसे सोलेनोइड की इंडक्टेंस होती है। मेरा बेटा ध्यान से समझना प्लीज। हियर हमें सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन इज वॉट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो स्मॉल एन होता है वो कैपिटल एन बाई एल होता है। एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है, एल क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है, एंड आपको ये भी पता है फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल्स या सोलेनोइड विल बी व्हाट, फाई का फॉर्मूला होता है एन बी ए। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एन बी ए। कॉस थीटा, थीटा हमने 0 डिग्री लिया होगा। एन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन आई इंटू में ए। क्या मेरा बच्चा फाई को मैं म्यू नॉट एन, इस छोटे वाले एन को कैपिटल एन अपॉन एल आई इंटू ए लिख सकता हूं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बना म्यू नॉट एन स्क्वायर आई बाई ए अपॉन में एल। तो ये तो फ्लक्स आ गया, फ्लक्स आ गया। बट आपको तो फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, फाई इक्वल टू एल आई भी होता है। चलो उसको कंपेयर करते हैं, ये भी फ्लक्स है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला वहां पे क्या आ चुका है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल, एल आई। ये एल अलग है, ये एल अलग है, ये लेंथ ऑफ द सोलेनोइड है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। आई से आई कैंसिल आउट हो गया। तो एल की वैल्यू क्या है मेरे भाई, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। यानी सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहे होंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, और उसके अंदर का मीडियम क्या रहा होगा, परमिटिविटी क्या रही होगी, क्या आपने उसके बीच में कोई मटेरियल तो नहीं डाल रखा। तो सेल्फ इंडक्टेंस इन बात पे डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मतलब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, प्लीज डोंट मिस इट। इसी तरीके से ये टर्म्स बता दिया मैंने कि किस किस टर्म्स पे डिपेंड करता है। चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, दिस इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसा मैंने आपको बताया कि सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, कॉइल में सेल्फ इंड्यूस होता है। चीजें क्या होती है, सेल्फ इंड्यूस होती है, चीजें सेल्फ इंड्यूस होती है। अब मेरा बच्चा
एक कॉइल की, और म्यूचुअल में क्या होता है, एक कॉइल के चेंजिंग की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। मेरा बच्चा एक कॉइल के चेंज की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैंने क्या कहा मेरे बच्चे, कॉइल 1 में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ किधर इंड्यूस होगा, सेकंड में, रिस्पॉन्सिबल सेकंड में होगा। सेकंड में चेंज हो रहा होगा तो उससे फर्स्ट में होगा। अब देखो, इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। नेबरिंग कॉइल का करंट चेंज होगा और बगल वाले कॉइल का फ्लक्स चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर सपोज करो रिया और सृष्टि दोनों पड़ोसी हैं, और सपोज करो रिया कार लेकर आ गई, सृष्टि जल जाएगी बिना कुछ किए, तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, पड़ोसी का जलन। अब हम देखेंगे ध्यान से, अब यहां पर क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगेन यार, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना करंट, या जितना करंट होगा उतना फ्लक्स होगा। बस 2 मिनट ध्यान दे दीजिए प्लीज। फाई इक्वल टू एम आई, वहां क्या होता था, एल आई। ये क्वेश्चन 1 हुई मेरे बच्चे। फाई इक्वल टू एम आई, वहां क्या होता था, फाई इक्वल टू एल आई होता था। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, E इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, E इक्वल टू माइनस एल, सॉरी एम डी आई बाई डी टी। अगेन वही कहानी जो मैंने सेल्फ में पढ़ाई थी आपको, कि अगर आई की वैल्यू 1 लूंगा तो फाई की वैल्यू एम के बराबर होगी। न्यूमेरिकली फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर, अगर करंट की वैल्यू 1 हो जाए। अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को 1 ले लूं तो भी वो न्यूमेरिकली ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। हाँ है ना? अब मेरा बेटा ध्यान से समझ, इसकी यूनिट भी हेनरी होती है, और अगेन वही सेम टर्म्स होता है। अब क्या हुआ मेरे बच्चा, आप इसको समझना, लास्ट डेरिवेशन है चैप्टर की, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलोनाइड। मेरा बच्चा पता है क्या है, मेरे पास एक सोलोनाइड है और इस सोलोनाइड के अंदर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, I1 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, और हमारे पास एक दूसरा सोलोनाइड है, एक दूसरे पे ऐसे करके फिक्स्ड है। दोनों की लेंथ मैंने सेम मान ली, नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग मान लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम मान लिया। मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सेम कंसीडर किया, ए विल बी सेम, लेंथ भी मैंने सेम ली दोनों की, आप चाहें तो अलग ले लें, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे बच्चे आप ध्यान से सुनो, म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था आपको पता है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग सोलोनाइड क्या था, म्यू नॉट N1 I1। मैं N1 के टर्म्स में ले लेता हूं। अगर मैग्नेटिक फील्ड 2 का निकालूं तो क्या निकलेगा, म्यू नॉट N2 I2, है ना? मैग्नेटिक फील्ड निकला, मैग्नेटिक फील्ड 1 का, मैग्नेटिक फील्ड 2 का। नाउ मेरा बच्चा, अगर मुझे फ्लक्स निकालना है कॉइल नंबर 1 का, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कॉइल नंबर 2। कॉइल नंबर 2 का मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं 1, फ्लक्स 1 का निकाल रहा हूं, पहली कॉइल का फ्लक्स निकाल रहा हूं, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो फॉर्मूला होता है, पहले फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA। am I right? मेरा बच्चा ध्यान से सुन, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, 2 वाला मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स 1 का निकाल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल 2 वाले का होगा, पर ये सारे टर्म्स तो 1 वाले के होंगे। हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लिया हुआ है, ए सेम लिया हुआ है, बट अलग अलग करके देख लो पहले, कोई बात नहीं। बट इसी तरीके से अगर मैं फ्लक्स 2 का निकाल रहा होता तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता, यानी N2 B1 A2। कोई दिक्कत? मेरा बेटा चल, फाई 1 N1, B2 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट N2 I2 इंटू में A1, ठीक है? अच्छा, फाई 1 N1 म्यू नॉट N2 अपॉन में L मतलब लेंथ हमने सेम लिखी है, वैसे L2 लेनी चाहिए, ठीक है? I2 A1 सेम मेरा बेटा, अरे यार सेम, यहां पे क्या होगा, सेम फाई 2 के लिए टर्म्स में क्या आएगा, म्यू नॉट
N1 N2, देखो ना यहाँ I1 आ जाएगा A2 अपॉन में N। क्या दिक्कत है यहां तक? यार मैग्नेटिक फील्ड का तो फॉर्मूला यही होता है। म्यूचुअल का मतलब है कि एक कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, पर रीजन कौन होगा? सेकंड वाला। अब यार एक बात बताओ मुझे, आपको पता है हेयर फाई इक्वल टू एम आई होता है, तो एम इक्वल टू फाई बाई आई। अगर मैंने निकाला म्यूचुअल इंडक्शन कॉइल 1 का 2 की वजह से, अगर म्यूचुअल इंडक्शन निकाला मैंने कॉइल 1 का, तो फ्लक्स किसका होगा? 1 का ही। और रीजन कौन होगा? करंट 2। मेरा बच्चा आपको ध्यान क्या देना है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो वही है। प्राची इधर ध्यान दे, ये मेन कॉन्सेप्ट है। फ्लक्स अगर 1 का चेंज हो रहा है, रीजन कौन होगा? 2। सेम एज इट इज। अगर म्यूचुअल इंडक्शन 1 का निकाल रहे हो 2 की वजह से, तो φ1 बाई φ2। अच्छा φ1 क्या निकाला था तुमने? चलो बताओ। म्यू नॉट N1 N2, म्यू नॉट N2 I2 बाई A1 अपॉन में I2। अच्छा L नीचे लगा लो, L नीचे लगा दो, L ले लिया मैंने। अच्छा सुनो ना, अगर म्यूचुअल इंडक्शन 2 का निकालोगे 1 की वजह से, तो क्या φ2 बाई φ1 होगा? भाई आंसर ना बिल्कुल सेम आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा? म्यू नॉट N1 N2 I ले रहा हूं अगर करंट दोनों में सेम है तो। वैसे अलग अलग है तो आपके सामने है, I2 है, इसका क्या होगा? देखो ना यहाँ I2 है तो वहां क्या आएगा? I1 आएगा अपॉन में। अच्छा एरिया मैंने सेम ले लिया, लेंथ सेम ले लिया। अगर एरिया लेंथ सेम लिया तो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला ये बनेगा। अरे आई तो कट गया, सॉरी सही है यार, याद दिला दिया, सॉरी। अरे हाँ, करंट का तो कोई लेना नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है ना। अरे यार हद हो गई हैं, कहीं पे भी निकालो वैल्यू सेम आएगी। गॉट इट? म्यू नॉट N1 N2, ठीक है। अच्छा सुनो, अगर ये तो म्यूचुअल इंडक्शन आपने ऐसा निकाल लिया, अगर आपसे कोई पूछता म्यूचुअल इंडक्शन किसी मीडियम का होता, मीडियम में डला होता ये, तो म्यू नॉट की जगह म्यू होता, N1 होता, N2 होता, A होता अपॉन में L होता, ठीक है। अच्छा हेयर म्यू की जगह पता क्या लिख सकते हो आप? चलो मैं आपको बताता हूं म्यू आर का फॉर्मूला। देखो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो म्यू की जगह क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट म्यू आर। तो चलो फॉर्मूला देखो म्यूचुअल इंडक्शन का, हम लिख सकते थे म्यू नॉट म्यू आर। नोट्स में ये दिया होगा, आप देख लो, नोट्स में ये दिया है मैंने, एंड दिस इज अ चैप्टर एंड। ठीक है, अब सुनो, बस एक क्वेश्चन देख लो आप प्लीज, क्वेश्चन देख लो प्लीज, बस ये क्वेश्चन देख लो कितनी बार आया हुआ है पेपर में। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड, मतलब एक के ऊपर एक लिपटी हुई है, वाउंड ओवर ईच अदर, लेंथ दोनों की L है, रेडियस दोनों की अलग अलग है। अब जहां A लिख रहा था ना मैं एरिया, वहां पे आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। N1 और N2 नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग दिए हुए पर यूनिट लेंथ। व्हेन करंट I इज सेट अप इन द सोलेनोइड S2, तो आपको क्या निकालना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। सेम देखो, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट इट्स एस आई यूनिट। ये भाई साहब अभी देख लो, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर्स में, ठीक है। अभी अगला देखोगे ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा कॉइल वाला देखोगे, कॉइल वाला दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये वाला आंसर है इसका। अच्छा पहले पढ़ा दूँ, क्वेश्चन पढ़ो। इन एन एक्सपेरिमेंट दो कॉइल दिए हुए C1 एंड C2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल 1 ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द कॉइल 2। करंट किसका चेंज हो रहा है? कॉइल 2 का। ईएमएफ किसके अंदर निकालना है? कॉइल 1 का। ये म्यूचुअल का ही केस है, ठीक है। आप सुनो, करंट किसका चेंज हो रहा है? कॉइल 2 का। और ईएमएफ किसमें निकालना है? 1 वाले में। अब आप एक चीज सोचो ना यार, सुनो, फ्लक्स लिंक्ड विद द C1, फ्लक्स लिंक्ड विद द C2, दोनों बराबर है। अब ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, फ्लक्स होता है B इंटू ए। अच्छा सर्कुलर रिंग में, अगर हमारे पास सर्कुलर रिंग है, उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर पे म्यू नॉट I बाई 2R। अरे यार ये वाली डेरिवेशन कराई थी मैंने, एक्सियल पे निकाली थी, फिर सेंटर पे
एरिया को ए से मल्टीप्लाई कर दिया। सोलोनाइड का केस नहीं है ना मेरे भाई, ये सोलोनाइड का केस नहीं, कॉइल का केस है। सोलोनाइड होता तो क्या लेता, म्यू नॉट एन आई ले लेता मैं, फिर तो कोई पंगा ही नहीं था। ये फ्लक्स निकाल गया। अब ये फ्लक्स आ गया आपके पास, देखो सेम है। अब आपको म्यूचुअल इंडक्शंस पता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। बेटू मेरा ईएमएफ इंड्यूस जो होता है दिस इज अ फ्लक्स अपॉन में टाइम। अब सुनो, म्यू नॉट कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, एरिया कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, 2r कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, करंट ही तो बदल रहा था। डी आई बाई डी टी के टर्म्स में आंसर लिया है मैं, बोलो। मेरा बच्चा इस कॉइल का करंट चेंज हो रहा है, फ्लक्स किस ईएमएफ किस पे इंड्यूस हो रहा है, इसमें हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने फ्लक्स निकाल लिया। करंट चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा ना, तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया। फ्लक्स का फॉर्मूला बी इंटू ए होता है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई 2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2r, एरिया मेरे पास ए है। अब मैंने क्या किया, इसको मतलब डिफरेंशिएट कर दिया, वी विल गेट दैट आंसर। एंड इसी की तरह से एक लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ लॉन्ग सोलोनाइड। ठीक है, क्लियर है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कपलिंग क्या है, ये कपलिंग ये कपल है यार, कपल जो आप समझ रहे हैं वही है। दिस इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस माय डियर, दिस इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस मींस व्हाट भाई, एक कॉइल दूसरी कॉइल पर कितना इफेक्ट डाल पा रही है, अपना कितना ईएमएफ इंड्यूस करवा पा रही है, ये सारी चीजें किस चीज पर डिपेंड करेगा कि दोनों कॉइल का ओरिएंटेशन कैसा है। क्या दोनों कॉइल ऐसे साथ में लगे हुए, क्या ये दोनों कॉइल आपस में ऐसे कनेक्टेड है, क्या दो एक कॉइल ऐसे है एक कॉइल ऐसे, मींस व्हाट, ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि इसका ओरिएंटेशन कैसा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स इज मेजर्ड हाउ इफेक्टिवली मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल, पहले कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स विद द अदर, इट कॉइल मतलब किस तरीके से इफेक्टिवली पहले वाले का मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे वाले के लिए इफेक्टिव है, कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, कितना ईएमएफ जनरेट कर पा रहा है। दिस इज आवर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसे हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं और डिपेंड ऑन द के, यानी इनके रिलेशंस पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा अच्छी कपलिंग उतनी मैक्सिमम वैल्यू, जितनी मैक्सिमम वैल्यू उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो पाएगा रे। ध्यान से देख, इसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगी। 1 है तो मैक्स है और 0 है तो मिनिमम है। इसका न्यूमेरिकली फॉर्मूला होता है K कपलिंग एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स L1 और L2, रूट L1 और L2, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब ये ठीक है, अब कपलिंग है, चलो देखते हैं। अब मैंने कुछ यहाँ रिश्ते बनाए A, B और C। पहले वाले में क्या किया, पहले वाले प्राइमरी कॉइल को मैंने सेकेंडरी वाले कॉइल के साथ ऐसे इंटरकनेक्ट कर दिया, ऐसे इंटरकनेक्ट कर दिया। जब मैंने इसे ऐसे इंटरकनेक्ट कर दिया तो ऐसे इंटरकनेक्ट करने के बाद पता क्या हुआ यार, इस कॉइल का मैक्सिमम चेंज इन फ्लक्स इस कॉइल को मिलेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। और यहां पे क्या होगा, मैक्स होगा, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट अगर मैं यहां पे देखो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दिया है, और जब मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया है तो क्या होगा, मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया है तो यहां पे E की वैल्यू 1 से कम होगी, 1 तो नहीं हो सकती। बट यहां देखो एक कॉइल ऐसे लगी हुई है, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। अभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, थीटा बन गया 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री बन गया तो फ्लक्स डेवलप नहीं होगा और फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। कोई फायदा नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ही नहीं। देखो आपको ओरिएंटेशन पर समझ में आया। मैंने अपनी वाली स्लाइड में यही लिखा हुआ है, इस वाली स्लाइड को छोड़ के मैं इस वाली स्लाइड पर आता हूं। सारी चीजें वही है कि अगर k की वैल्यू को 1 है तो परफेक्टली कपल्ड है, k 0 है तो नो कपलिंग, वहां पे कपलिंग नहीं होगी तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। देखो क्या है ना, k is close to 1 the coil is tightly coupled, k की वैल्यू अगर 1 है तो tightly coupled है और k अगर लेस देन 1 है तो लूजली coupled है। इसका इफेक्ट यार पता कहां रहेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस देखना है ट्रांसफार्मर वगैरह के अंदर, देखो यार मैंने दिखा हुआ है प्रैक्टिकल एग्जांपल। ट्रांसफार्मर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कपलिंग, वहां पे कपलिंग्स होते हैं, कपलिंग मैक्सिमम होने चाहिए। देखो क्वेश्चन आ गया आपके पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक कपल्ड कॉइल डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, परमेबिलिटी पे, यस, नंबर ऑफ टर्न्स पे, यस, एरिया ऑफ रोटेशन, यस, ये तो सारे सही हैं, यानी ये आंसर हो गया हमारा। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फटाफट देखो। टू आइडेंटिकल कॉइल है A और B, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों के पास क्या है 400 टर्न्स है। प्लेस सच दैट, ऐसे प्लेस किया गया कि 60% फ्लक्स
produced by one coil linked with the other. ऐसे प्लेस किया गया कि बस 60% फ्लक्स ही दूसरे को मिल पा रहा है. अगर if a current 10 एम्पीयर it is flowing coil A में 10 एम्पीयर का करंट जा रहा है और उसकी वजह से फ्लक्स इतना प्रोड्यूस हो पा रहा है, यानी फ्लक्स दिया हुआ A का और आपको क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है A का, और नंबर ऑफ टर्न्स A का भी वही है और B का भी वही है 400. 60% of the flux produced by coil A linked with the coil B. 60% flux. 60% flux. यानी 60% of flux. 60% मतलब 60 का 60 गया, 60 by 100 गया, 0.6 हो गया ना. 0.6 of A. A का फ्लक्स कितना दिया हुआ है? यानी A का अगर 20 है तो B का फ्लक्स कितना है? 20 मिली वेबर. अब आपको क्या निकालना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है. म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 by I होता है. And number of turns 5 by I. Number of turns क्या है? 400. I कितना है? Sorry, 5 कितना है? 12 MV Weber. I कितना है? 20 और 40 480. 480 मिली वेबर. 480 मिली वेबर. 480 मिली वेबर. अब इसको हम उसमें चेंज कर लेते हैं, मतलब 10 की पावर -3 यानी 0.48. This is the answer. Done? I hope समझ में आ गया. Next question. Mutual inductance between two magnetic coupled coils does not depend on, किस पे डिपेंड नहीं करता. नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता. I hope आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय मेरे दोस्त.